आसन है कि नहीं? प्रश्नकाल। माननीय सदस्य नागेंद्र स्क्रीन पर देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन है जी। तो मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप से सभी माननीय सदस्यों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूं। प्रश्नकाल। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो। माननीय सदस्य चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। माननीय सदस्य चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी। सुरेश कुमार बैठा जी, लोग सदन में सवाल करके सदन नहीं आना संसदीय व्यवस्था में बहुत अच्छी प्रणाली नहीं है। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी, पूछिए। नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, हमारे झारखंड में किसानों की संख्या के अनुपात में हमारा जो योजनाएं हैं और लाभुकों को पूरी तरह से कवर नहीं किया जा पा रहा है, तो इसको लेकर मेरा चिंता थी कि हम सभी किसानों को अपने योजनाओं से जोड़ पाएं, जिसके लिए बजट हमारा सफिशिएंट हो, यही मेरा मांग है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो चिंता है वो जायज है, किंतु अगर देखा जाए तो सवाल बहुत ब्रॉड है। वो पूरे ही कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के का जो बजट का आकार होता है उससे संबंधित है और सरकार समय समय में अपने संसाधनों को देखते हुए हर एक विभाग के लिए बजट का एलोकेशन करती है। विगत 5 सालों से ये बजट का आकार स्थिर रहा है कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के लिए, मगर इसी में से हम लोगों का प्रयास रहता है अध्यक्ष महोदय कि जो योजनाएं अच्छे कर रही हैं राज्य में उन तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंड को बजट को हम लोग डाइवर्ट कर पाते हैं। मगर ये तो वित्त और पूरे समस्त सरकार का आने वाले समय में निर्णय होगा कि ये विभाग का बजट को अगर आकार को बढ़ाना है तो। माननीय सदस्य, और कुछ पूछना है इसमें? पशुपालन अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे झारखंड के किसान पारंपरिक रूप से पशुपालन में पारंगत हैं, तो इस योजना पर कम से कम विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि पशुधन हमारे किसानों के लिए एक एटीएम है, एक बैंक की तरह काम करती है। तो कम से कम पशुपालन से संबंधित योजनाओं में बजट प्रावधान में संशोधन करते हुए वृद्धि किया जाए और ज्यादा लोगों को इससे आच्छादित किया जाए। माननीय मंत्री जी। निश्चिंत अध्यक्ष महोदय, समय के साथ जो कृषि विभाग का बजट अगर रहा है तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग पशुपालन के प्रभाग में ही हो पाया है और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाई जाती है उसके अतिरिक्त भी हम लोग 2 प्रमुख योजनाओं को ला रहे हैं, जिसमें कैबिनेट की भी सहमति हम लोगों को प्राप्त हो गई है। पहले तो है बकरी पालन का योजना अध्यक्ष महोदय। पहले जो होता था 10 बकरी, अब 100 बकरी कमर्शियल स्तर पे करने का ये योजना है सरकार का, तो उस तरफ भी कार्य किया जा रहा है। और साथ ही साथ पोल्ट्री की योजना के लिए एक प्रॉपर जेगफेड झारखंड एग फेडरेशन के रूप में विकसित करते हुए पोल्ट्री के तरफ पे भी हम लोग कमर्शियल स्टेज पे काम करने के लिए योजना तैयार कर रहे हैं।
तो ये नई चीजें हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, मगर जो ओवरऑल आकार है उसी के दायरे में सीमित रह के विभाग को कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है अध्यक्ष महोदय। पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भेड़ी पालन की भी कोई व्यवस्था है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है उसको भी विभाग ने टेकअप किया हुआ है। इस वर्ष मुख्यमंत्री पशुधन योजना में पलामू जैसे क्षेत्रों को देखते हुए हम लोगों ने भेड़ पालन को भी इंक्लूड किया है। तो अब जो लाभुक हैं वो भेड़ के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी, श्री जयराम कुमार महतो जी, देवेंद्र कुमार कुंवर जी, माननीय सदस्य सरजू राय जी, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, किसी को अधिकृत भी नहीं किया है। दूसरा प्रश्न भी प्रदीप यादव जी का भी है, वो भी अनुपस्थित हैं। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी, वो भी अनुपस्थित हैं। अरूप चटर्जी जी, हाँ, चलिए पूछिए। मुझे जवाब मिला है वर्ष 2018 में चास मुफस्सिल थाना कांड संख्या 84/2018 जिसमें मिथिलेश कुमार की अपहरण हो गई थी और आज भी उनका बॉडी या उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उक्त कांड की आज भी मतलब साक्ष्य मतलब सरकार ये बताएगी जो ये दोनों कांड में क्या फाइनल प्रतिवेदन आया, प्रतिवेदन की कॉपी अगर उपलब्ध है तो हमें उपलब्ध करवाए। और मतलब अगर इनकी हत्या हो गई है तो हत्या की साक्ष्य देते हुए इसको कंप्लीट करने की कब तक कंप्लीट करेगी? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी का जो पूरक विषय है महोदय, कांड संख्या 84/2018 दिनांक 12/2/2018 और एक कांड संख्या है महोदय 87/2023 डेटेड 9/5/2023। ये दोनों कांडों का जो उनका प्रश्न है महोदय, उन प्रश्न का उत्तर उनको दिया गया है महोदय। दोनों कांडों में चार्जशीट समर्पित हो गया है महोदय। और जो चार्जशीट है, जो माननीय सदस्य की चिंता है, तो चलता सत्र में हम उनको मुहैया करा देंगे महोदय चार्जशीट की कॉपी। माननीय सदस्य, चलते सत्र में आपको चार्जशीट मुहैया करा देंगे। माननीय मंत्री जी का आश्वासन है। तो आप लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी व्यक्ति जो इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व है, किसी के भी आप दो केसेस है। एक में तो ये लोग अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में माननीय न्यायालय में समर्पित किए अंतिम प्रतिवेदन। अगर कोई घटना घटी है तो कोई ना कोई तो दोषी होगा। पुलिस अज्ञात व्यक्तियों पर तो समर्पित करके इस केस को खत्म नहीं कर सकती है ना। और द्वितीय में भी आप देखिए, द्वितीय केस जो पिंडरा जोरा थाना कांड संख्या 87/2023 है, इसमें राजा बाबू अंसारी की हत्या कर साक्ष्य छुपाने की उद्देश्य से रेलवे ट्रैक में फेंक देने की बात है। इसमें भी जो कांड है आज के दिन में वो अभियुक्त जो है वो जेल में नहीं है, अभियुक्त छूटी हुई है। तो एक तो है जो चास मुफस्सिल थाना कांड संख्या में जो अज्ञात व्यक्तियों पर प्रतिवेदन किया है, क्या इसको दोबारा सरकार किसी वरीय पदाधिकारी से जांच करने की मंशा रखती है? मैं दोनों केस में, चूंकि दोनों केस
सिमिलर नेचर का केस है जिसमें हत्या कर दी गई थी और एक में तो हत्या करके रेलवे ट्रैक पे फेंक दी गई है। क्या दोबारा सरकार माननीय मंत्री महोदय इसको वरीय पदाधिकारी से दोबारा जांच करने की मंशा रखती है? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री। पिंडरा जोरा थाना कांड संख्या 87/2023 राजा बाबू अंसारी के हत्याकांड का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, तो माननीय सदस्य को बड़ा स्पष्ट कहेंगे कि अज्ञात इनको है कि किसी ने मार के रेल के पटरी में उसको फेंक दिया गया। महोदय, स्टेटमेंट है, उनकी कॉपी भी हमको मुहैया करा देंगे। जो प्रतिवेदन में आया उनके परिजनों के द्वारा लिख के दिया गया है कि खराब उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण चलते ट्रेन से कूदकर वो अपनी जान दे दी है। इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है, प्रशासन की भी कोई दोष इसमें नहीं है। उसका देखिए अजीज अंसारी रिटर्न बयान में दिए हुए। दूसरा, जो इन्होंने कह रहे हैं कि महोदय कि इसमें चार्जशीट जो नहीं सबमिट किया गया है महोदय, बड़ा स्पष्ट है, चार्जशीट सबमिट किया गया है महोदय। और राजा बाबू की मृत्यु मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के चलते ट्रेन दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। कई तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन दिया गया है महोदय, इसलिए इसमें कहीं कोई अब जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है महोदय। ठीक है, अब मैं कहता हूं जो कोई घटना घटी है तो आप अज्ञात के विरुद्ध में आप खुद लिख रहे हैं जो उस कांड में किसी भी प्रकार का कोई सूत्र मिलने पर साक्षात अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ये विरोध असत्य पाते हुए अज्ञात के विरुद्ध में माननीय न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन 91/2025 दिनांक 19/5/2025 सच सूत्रहीन समर्पित किया गया है। मतलब ये अज्ञात के विरुद्ध में समर्पित किया गया है, तो दोबारा जांच करने में क्या जाता है? जो भाई अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई है, तो उसकी पूर्ण सूचना तो मिलना चाहिए। अगर ये दूसरी वाली केस में आप देख लीजिए, अंतिम प्रतिवेदन 69/2026 दिनांक 20/5/2026 का मूल समर्पित किया गया। तो अभी तो जस्ट आपने प्रतिवेदन समर्पित किया, आप खुद बोल रहे हैं कोर्ट में, तो इसमें फिर जो आपकी ये है जिज्ञासा है जो वो उनकी मानसिक स्थिति नहीं थी इसलिए वो ट्रेन से गिर गई या ट्रेन से कूद गई। इसमें भी लिख रहे मृतक राजा बाबू अंसारी की मौत रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात ट्रेन से टकराने के कारण हुई है। इन सारे चीजों का केस का कोई फाइनल फलाफल नहीं निकालते हुए अज्ञात के विरुद्ध में या उनको एक्सीडेंट दिखाते हुए मृत्यु घोषित कर दी गई। तो कम से कम इन दोनों केस का मैं मांग करता हूं जो दोबारा सीनियर एक अधिकारी से एसएसपी या डीआईजी लेवल के एक अधिकारी से दोबारा जांच करते हुए एक रिपोर्ट समर्पित करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट है महोदय, कहीं जांच की कोई आवश्यकता नहीं है महोदय। देखिए कांड संख्या उस 87 का हमने उत्तर दिया, अब कांड संख्या 84 की बात कर रहे हैं। उसमें प्राथमिक का जो अभियुक्त है महोदय, जांच हुआ, टेक्निकल सेल से भी जांच कराया गया, कई सीडीआर से भी जांच कराया गया, सीडीआर का भी अवलोकन किया गया महोदय। उसके बाद उसके जो प्राथमिक अभियुक्त है उसका कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिला महोदय, तो अज्ञात के विरुद्ध में उसका आरोप पत्र दाखिल किया गया महोदय। अब इसमें कहीं कोई जांच का जगह नहीं है महोदय। माननीय सदस्य को आश्वस्त होना चाहिए कि जो सरकार का उत्तर है बड़ा सुस्पष्ट उत्तर है महोदय। इसमें कहीं कोई अगर उनके पास कोई आधार या साक्ष्य है तो सदन के माध्यम से हम चाहेंगे कि मुहैया कराएं, तो आगे की जांच करेंगे महोदय। ठीक है अरूप जी। ठीक है, लेकिन हमको चार्जशीट का कॉपी दे दे चलते सत्र में, और हम समझते हैं जो दोबारा जांच करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सीनियर पदाधिकारी तो जांच कर ही सकते हैं, सरकार इसमें अड़ियल रवैया अपनाने की तो कोई ये नहीं थी। कारण से देर हुई है, तुरंत पहले ही है मेरा।
पीछे आपका गाड़ी बहुत आगे निकल गई। मेरा प्रदीप जी just- नजदीक है जी, प्रदीप जी मेरा नजदीक। दोनों प्रश्न चल just- ठीक ठीक जी। चलिए पूछिए पूछिए प्रदीप। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न वो सीधा है, वो है 51 नंबर पर, जो जोल्हा जाति तांती ये सारे अच्छी संख्या में है और वो VC1 की मांग करते रहे हैं। हमें लगता है कि आयोग ने एक रिपोर्ट भी दिया, सरकार ने भी इसे स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय, केवल सरकार के यहाँ संप्रति प्रक्रियाधीन है। हमें लगता है कि आयोग ने रिपोर्ट 27/2/2026 को दिया है, 6 महीने बीत गए। कब तक इसका निर्णय कैबिनेट तक पहुंचेगा, उन जातियों को इसका लाभ मिलेगा? केवल सरकार इतना सामान्य उत्तर दे दे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य के द्वारा जिन बातों को आज सदन में लाया गया प्रश्न के माध्यम से, इसमें विभाग के द्वारा हम लोग बहुत स्पष्ट जवाब दिए हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की पत्रांक 271 दिनांक 22/6/26 के द्वारा नवीन अनुशंसा की गई। पिछड़ा आयोग अनुशंसा की है राज्य सरकार को, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि धुनिया, जोला, नादाब हिंदू जाति को झारखंड के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 में नए क्रमांक पर समावेशित किया जाए। लेकिन चूंकि अंग्रेजी में इसका JU या JO इस तरीके से डिफरेंसेस आ जाता है, इसलिए सही रूप में होकर के राज्य सरकार ने फिर से उनको भेजा है कि अंग्रेजी में इसको ये करके भेजने विभाग को हम लोग इसको शामिल करेंगे। तो ये प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द इसका रिपोर्ट जैसे आता है माननीय सदस्य जिन बातों को उद्धृत करना उसको सरकार पूरा करेगी तुरंत। रुख सकारात्मक है, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि आयोग से आप रिपोर्ट जल्दी लें और कम से कम 3 महीने के अंदर, क्योंकि वर्षों से लोग वंचित है, राज्य बनने के 25 वर्ष हो गए, एक बड़ी कमजोर जाति की आबादी के लोग हैं। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार को विदिन ये मंथ 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट लेकर के 3 महीने के अंदर करे, ये मेरा आपसे आग्रह होगा। जी अध्यक्ष महोदय, उनकी चिंता वाजिब है और हमको लगता है कि 3 महीना भी शायद नहीं लगेगा, उससे पहले सरकार ठीक गंभीर हम लोग करेंगे। ठीक। दूसरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, वो आप पूरक में पूछ लीजिए। पूरक में जयराम जी इनको मूल प्रश्न करने दीजिए, आप पूरक में अपना पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न है प्रोबेशनर सेवा के अवसरों का। हमें लगता है कि सरकार ने भी लगभग इसमें भी सहमति अपनी दे दी है। हमने कहा कि भाई लोग न्यायालय गए थे, उस न्यायालय के वाद संख्या का भी हमने उदाहरण सामने दिया था और सरकार ने भी माना है कि न्यायाधीश पारित हुए हैं। अगर न्यायाधीश पारित हुए, लेकिन सरकार के उत्तर ये आगे है कि पारित न्यायाधीश के आलोक में वादीकरण द्वारा अब तक वित्त विभाग में फ्रेश ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन समर्पित नहीं किया गया। हमें लगता है कि यह सरकार का यह जो रुख है ये बेहतर रुख नहीं है। अगर न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया तो सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि उस आदेश के आलोक में कार्रवाई करे। जो मेरे अब तक के अनुभव बताते हैं सामाजिक जीवन में काम करने के, सरकार को स्वयं चाहिए था कि उस रिपोर्ट को एडॉप्ट करे, उस रिपोर्ट को प्राप्त करे और आगे तत्पर कार्रवाई करे। हमें सरकार बताए कि उस रिपोर्ट को स्वयं मैं वादी के तरफ से खड़ा हूं, निश्चित रूप से ये रिप्रेजेंटेशन उनको उपलब्ध कराऊंगा, ये गारंटी दे सकता हूं। लेकिन क्या आप माननीय अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह होगा कि सरकार से स्वयं आप पूछे, क्या ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि नहीं कि कोई न्यायालय का आदेश पारित हो गया, सरकार चुपचाप इस बहाने बैठे रहेगी कि नहीं वादी ने मेरे पास न्यायालय का आदेश ना दिया? ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है महोदय, उन्होंने कहा और बड़ा सरकार का बड़ा स्पष्ट उत्तर है महोदय कि प्रोफेशनल सेवा के पदाधिकारियों का अतिरिक्त पद सृजन के बिंदु पर वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अंतिम खंड को देखेंगे महोदय, बड़ा सुस्पष्ट उत्तर है महोदय। विभाग को पत्राचार किया गया है महोदय, हम समझते हैं जल्दी से जल्द हम लोग उसको पूरा कर लेंगे महोदय।
आप मध्य खंड को पढ़े कि अड़चन कहाँ है। आपने ये बात तो कहा कि वित्त विभाग से लेंगे, लेकिन जो बीच में वित्त विभाग है उसने क्या कहा, उसके बारे में आपने क्या लिखा? उसके बारे में यह लिखा है कि जो न्यायालय का आदेश है वो आदेश वादी ने हमें उपलब्ध नहीं कराया। आप पढ़े तो उत्तर, हम आपके उत्तर के ही से ही प्रश्न को निकाले हैं और उसमें अध्यक्ष महोदय आप भी गौर करेंगे कि ये बातें उल्लेखित है प्रश्न के उत्तर में, अंकित है कि भाई वादी ने हमें उपलब्ध नहीं कराया। तो मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ, सीधा सा प्रश्न है सरकार से, क्या सरकार स्वयं उस न्यायालय के आदेश को उपलब्ध करा करके या प्राप्त करके उस आलोक में कार्रवाई करना चाहेगी और कितने दिनों में करना चाहेगी? इससे ज्यादा कुछ नहीं। माननीय मंत्री जी। ठीक है महोदय, ये हम लोग उसको अतिशीघ्र करवाने का कार्य करेंगे। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह जी। हाँ, अध्यक्ष महोदय, मेरे कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में के अंतर्गत 10 दिन के अंदर 3 लोगों को हाथियों द्वारा बहुत कुचल कर उनकी जान ले ली गई। बाद में सूचना में आइएगा, अभी बाद में। ठीक है, सूचना में मैं ग्रहण कर लिया इसको। हाथी वाला विषय है ना पोंगारी जी, हाथी वाला ये सूचना था। ठीक है, ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय। चलिए रामचंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, 2 जगह तो सरकार स्वीकार की है, तीसरा खंड है अध्यक्ष महोदय। यह बात सही है कि एनपीएस की पूरी राशि ओपीएस में के तहत सभी प्राधिकारी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा किया जाना है। जो कुछ कर्मचारियों को छोड़कर राशि जीपीएफ खाते में जमा नहीं हो पाई है। साथ ही सीपीएफ में 2009 तक कटौती की राशि अद्यतन नहीं किया गया है और सरकार का जवाब है कि समय समय पर की जा रही है। तो मेरा साफ कहना है कि जो उस समय से अभी तक है उसको जमा किया जाए। माननीय मंत्री जी, कौन जवाब देंगे? एनपीएस ओपीएस की बात। चलिए, संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 का उत्तर स्वीकारात्मक है, खंड 2 का भी उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 3 में माननीय सदस्य ये जानना चाहते हैं कि एनपीएस की पूरी राशि ओपीएस के तहत सभी पदाधिकारी कर्मचारी जीपीएफ खाते में जमा किया जाना है। जो कुछ कर्मचारियों को छोड़कर राशि जीपीएफ खाते में जमा नहीं हो पाई। साथ ही सीपीएफ में 2009 तक कटौती की गई राशि अद्यतन नहीं किया गया। महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि केवल वैसे कर्मी जो विभागीय संकल्प संख्या 157 दिनांक 25/8/2023 से आच्छादित होते हैं, अर्थात जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 1 दिसंबर 2004 के पूर्व पूर्ण हो गई है, परंतु वो 1 दिसंबर 2004 के पश्चात नियुक्त हुए हैं, उन सभी कर्मियों का प्राण खाते में जमा राशि में से कर्मी का अंशदान एवं उक्त पर अर्जित लाभांश को उनके जीपीएफ खाते में हस्तांतरित किया जाता है। महोदय, सबसे मैंने इसको काफी गंभीरता से देखा है और मैंने ये भी महसूस किया, सरकार ने भी ये महसूस किया है कि एक कर्मी जो रिटायर कर जाता है, समरूप का कई सवाल आया था आज हाँ, के तारीख में। जी बिल्कुल, मान्य सदस्य नहीं तो, रहे। चलिए जवाब। अब एक पेंशनधारी को 5 साल, 7 साल, 10 साल तक नहीं मिलता है पेंशन की राशि, तो स्वाभाविक तौर पे आर्थिक रूप से उसे परेशानी होती है। मैंने देखा है इसका अध्ययन करने के बाद कि एनएसडीएल जो भारत सरकार का एक उपक्रम, सारी परेशानी वहीं पे निहित हो जाती है। महोदय, हम लोगों ने, राज्य सरकार ने अपने स्तर से जो प्रक्रियाओं का निर्वहन किया जाना चाहिए वो राज्य सरकार करती है, लेकिन जब ये मामला एनएसडीएल के पास जाता है तो एनएसडीएल के पास से ही वहां बाधाएं प्रारंभ हो जाती हैं और अभी तक हम बताना चाहते हैं माननीय सदस्य को कि लगभग 3500 आवेदन निर्देशालय स्तर से प्रोसेस किए जा चुके हैं,
जो NSDL के पास से लंबित है। मैं आपको सरकार की ओर से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक बार फिर सरकार NSDL से बात करके और उनसे यह आग्रह करेगा कि जल्द से जल्द जो पेंशनदारी की समस्या है उसका निष्पादन कर दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा जो प्रश्न था महोदय, उसमें हमने 4 खंड में सरकार से जवाब जानने का प्रयास किया है, चाहा है महोदय। लेकिन इसमें अगर हम खंड 1 को देखेंगे और खंड 3 को देखेंगे महोदय, ये चारों का चारों विरोधाभास है महोदय। हमने पहला सवाल क्या किया कि क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य गठन के 26वें वर्ष में भी राज्य आरक्षी चालक संवर्ग भर्ती प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त नियमावली नहीं बना है, जिसमें सरकार कह रही है कि भाई हम इसको मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा में महोदय फिर हम फिर एक दूसरा सवाल ये करते हैं, तो ये कहता है कि नहीं ये प्रक्रियाधीन है। तो दोनों बात कैसे आ रहा है, मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं कि एक साइड में आप कह रहे हैं कि भाई प्रक्रियाधीन है, दूसरे साइड में आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं ये कोई नियमावली ही नहीं बना है। तो दोनों बात नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही बात होगा महोदय। माननीय मंत्री से जान लेते हैं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सर गौर से इस विषय को पढ़ेंगे, इस पन्ना को, सारा जवाब इसमें अंकित है महोदय। लेकिन फिर भी हम उनको जो एक शंका है कि एक तरफ सरकार स्वीकारात्मक कर रही है, दूसरे तरफ कह रही है कि प्रक्रियाधीन है, तो महोदय उसमें खंड 1 में इनका प्रश्न जो है कि 26 वर्ष में राजकीय आरक्षी चालक संवर्ग भर्ती प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त नियमावली नहीं बना है। तो महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं बना है? कहा उसमें कोई संशय महोदय? नहीं बना है। खंड 2 में है कि आप सरकार बनाना चाहती है, तो हम तो कह रहे हैं महोदय प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन है, बनेगा महोदय। और तीसरा इनका जो खंड का पूरक है महोदय कि पड़ोसी राज्य में अधिसूचना संख्या 7665 पटना दिनांक 20/9/2017 के द्वारा खंड 1 में वर्णित नियमावली 2017 का गठन किया गया है। झारखंड में ऐसा नहीं होने से चालक संपर्क के कर्मियों को ससमय प्रोन्नति नहीं मिल पाया। महोदय हम लोग प्रोन्नति दिया है महोदय। चालक संपर्क के पुलिस मुख्यालय झारखंड रांची द्वारा वर्ष 2011 में चालक हवलदार से परिवहन जमादार की कोटि में, वर्ष 2013 में चालक आरक्षी से चालक हवलदार की कोटि में एवं वर्ष 2016 में चालक आरक्षी से चालक हवलदार तथा चालक हवलदार से परिवहन जमादार की कोटि में प्रोन्नति प्रदान किया गया है महोदय। तो बड़ा स्पष्ट है महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बातों को घुमा करके रखने में माहिर है, हम पूरा सदन भी जानते हैं और इनकी दक्षता इसमें हासिल है। हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है महोदय कि एक साइड आप कह रहे हैं, जो तीसरा खंड में हमने पूछा नहीं था लेकिन आपने जवाब दे दिया कि भाई हमने बनाया, हमने कुछ लोगों को प्रमोशन दिया, और नियमावली भी कहता है कि अगर कोई सिपाही में भर्ती होता है तो फिर सिपाही से वो जमादार हवलदार होगा, हवलदार से फिर जमादार होगा। अगर उसका सेवा अगर ठीक रहा तो हो सकता है कि वो उसका और भी प्रमोशन हो सकता है। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं माननीय मंत्री जी कि आप तो फिर स्वीकार ही क्यों कर रहे हैं? फिर इसमें आप कह रहे हैं कि नियमावली बना ही नहीं है और दूसरे साइड आप कह रहे हैं कि भाई हमने प्रमोशन दिया। आप ही तो जवाब दे रहे हैं। एक साइड आप कह रहे हैं ना, एक साइड आप ही स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हमारे सवाल के जवाब में कि भाई नियमावली नहीं बना है, और दूसरी साइड में आपने कहा कि हमने प्रोन्नति दिया है। तो हमारा ये कहना है कि क्या राज्य हित में आप क्या कोई वैसे नियमावली बनाएंगे कि लोगों का जो प्रमोशन है वो कोई खास विशेष या जब अफसर चाहे या जब कैबिनेट चाहे तभी हो, उसका नियम अनुकूल होता रहे, ऐसा कोई नियमावली तैयार करेंगे कि ये प्रक्रियाधीन में ही अभी उसी टाइप से करते रहेंगे? हमारा सिर्फ इतना ही जवाब जानना है महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के फिर विषय को ले आ रहे हैं।
हम तो कह रहे हैं कि महोदय हम नियमावली नहीं बनाए, लेकिन शायद माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि अगर हम जो नियमावली नहीं बनाए हैं तो हम बिहार के नियमावली के नियमावली के तर्ज पर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं महोदय। तो खंड 3 में 2017 के नियमावली के आधार पर हम लोग प्रोन्नति दिए हैं महोदय। हम अपनी नियमावली नहीं बना पाए। हम तो कह रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है महोदय, हम नियमावली बनाकर अतिशीघ्र उसमें लागू करेंगे महोदय। माननीय सदस्य जी मैं सदस्य समझ गया मंत्री जी। माननीय सदस्य जी, या तो अपना राज्य का नियमावली बनेगा जी, ये हमारा जो मादर राज्य है एकीकृत बिहार है, उसी का नियम को फॉलो किया जाता है। तो दो पार्ट पूछिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही दिशा में इस विषय को ले जाने में मदद किया है महोदय, मैं आप आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन 26 वर्ष हो गए हैं माननीय मंत्री जी, 26 वर्ष में ये बन जाना चाहिए। हमारा कहना है कि 26 वर्ष में बन जाना चाहिए, ताकि जो है कि ये जो नियमावली बनेगा उसी अनुरूप ही तो हम अपने लोगों को हम उसको प्रमोशन दे सकते हैं। और नहीं तो फिर यही चलता रहेगा कि कुछ लोगों को आप जवाब दीजिएगा कि कुछ लोगों को हमने बिहार के तर्ज पे बनाया है। तो हम तो 2000 झारखंड का नियमावली का ही तो मांग कर रहे हैं, ताकि जो हमारे जो आरक्षी वर्ग के जो हैं उनका मनोबल ना टूटे, उनका अनुभव का लाभ राज्य ले सके, उनका अनुभव का राज्य ले सके। हम तो यही चाह रहे हैं। केवल बोल दीजिए कि जल्दी बनेगा और कब तक बनेगा, यहो बता दीजिए मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, आप हो सकता है कि बिहार वाला को भी अंगीकृत करिए और आवश्यकता पड़ी तो आप दूसरे राज्य का भी नियमावली मंगा करके अपना नियमावली स्वतंत्र झारखंड का नियमावली बना लीजिए। हो गया अध्यक्ष महोदय, पाइपलाइन में प्रक्रियाधीन है। ठीक, चलिए, कभी भी बन सकता है महोदय, अतिशीघ्र उसको बनाएंगे। आप तारांकित प्रश्न बोलिए, सूचना बोलिए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, देवघर विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर नहीं रहने के कारण महोदय अभी ठंडर से जो है बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर सब उड़ रहा है महोदय। कोई एस्टिमेट बनाने वाला नहीं है महोदय। पीडब्ल्यूडी में भी वही हाल है महोदय, आरईओ में भी वही हाल है। कहीं जूनियर इंजीनियर नहीं है, जिसके कारण जो है वहाँ काम बाधा हो रहा है महोदय, काम नहीं हो पा रहा है महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, जल्द से जल्द देवघर विधानसभा क्षेत्र में जूनियर इंजीनियर का जो है पोस्टिंग किया जाए। क्या जयराम जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा दोनों ही प्रश्न अल्पसूचित में था, तो दोनों छूट जाएगा, एक मौका आपका ट्रेन मैंने आप बहुत विलंब से स्टेशन पर आए। नहीं तो बहुत विलंब से, थोड़ा सा लेट हुआ। अच्छा, तो दूसरे समय पूछ लीजिएगा। नहीं तो तारांकित में मेरा नहीं है, अल्पसूचित में ही दोनों है। तो आपकी अनुमति हो तो एक को कम से कम प्रश्न दे दीजिए। आप प्रश्न तो मंत्री जी के पास है और उत्तर भी आपको प्राप्त है, फिर भी एक बार कहीं कोई असहमति है तो बता दीजिए। मैं आपको विशेष रूप से चांस दिया। जी, धन्यवाद इसके लिए आपका। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि 4/2026 में ओबीसी वर्ग के BC1 एवं BC2 के लिए राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित 14% आरक्षण उनको दिया जाता है, वह इस परीक्षा में जो लागू है कि नहीं? चूंकि कई जिलों में जिलावार जो क्रम है उसमें शून्य कर दिया गया ओबीसी का सीट। मैंने विभागीय सचिव से बात किया था तो उन्होंने कहा था बैकलॉग का हवाला दिया था। तो मैं सारी प्रक्रियाओं को जानना चाहूंगा कि जब बैकलॉग बचा था शेष, उसमें किस वर्ग के लिए कितना था, और जब उस समय बहाली ली गई थी 13/2023 में कुल पद कितना था, BC1 के लिए कितना था, BC2 के लिए कितना था और बैकलॉग कितना बचा था? चलिए, माननीय मंत्री जी तैयार हैं? जी जी, ठीक, बता दीजिए। माननीय सदस्य देरी करके आए, लेकिन हम देरी नहीं, सदस्य आपका अपने प्रोग्राम कार्यक्रम में थे शायद। हाँ, तो वही हम बोले माननीय सदस्य देरी करके आए, लेकिन हम तो तैयार थे। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जो है वो बैकलॉग नियुक्ति का था, लेकिन हमको लगता है कि शायद इसके बाद पूरक पूछने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, BC1 और BC2 के 2 पदों पर माननीय सदस्य की यह शंका थी कि आरक्षण के रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यह बैकलॉग था
और बैकलॉग की नियुक्ति में जो पद शेष रह गए थे उन पदों के लिए इस नई नियुक्ति में अधियाचना जेपीएससी के द्वारा दी गई थी। माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे थे कि पूर्व नियुक्ति में ईबीसी 1 और बीसी 2 का संख्या कितना था, वह मैं उनको बता देता हूँ। 26,001 पदों के लिए बहाली थी, जिसमें ईबीसी 1 के लिए 1995 पद आरक्षित थे, बीसी 2 के लिए 1473 पद आरक्षित थे। इन पदों में नियुक्ति होने के उपरांत 64 पद ईबीसी 1 और 159 पद बीसी 2 के लिए शेष बचे थे, जो इस बैकलॉग के माध्यम से इस परीक्षा में उनको भरा गया। ठीक है जरा जी अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का उत्तर मुझे मिला। 26,000 कुल पद थे, उनमें 1995 और 1473 यानी लगभग 3400 कुल। तो 3400 के हिसाब से मेरा ये मानना है और जानना है कि मैंने बीसी 1 बीसी 2 के सारे पद जब इससे पहले लिए गए थे 2023 में तो भर लिया गया था, क्योंकि सिर्फ बीसी 1 और बीसी 2 ही शून्य है। बाकी जितने भी वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एसटी हैं, एससी हैं, उनको बैकलॉग में जब पुनः ली जा रही इसमें तो उनको सबको मौका मिला है जिला में, लेकिन केवल बीसी 1 और बीसी 2 ही रिक्त हैं शून्य। इसका माननीय मंत्री जी, माननीय उनके मन में एक शंका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जिन्होंने भी इनको दिया है उन्होंने पूरी जानकारी इनको नहीं दी है। मान्यवर, इसमें 2 संवर्ग थे, एक पारा संवर्ग था और एक गैर पारा संवर्ग था। गैर पारा संवर्ग का बैकलॉग शून्य रहा। पारा संवर्ग में जो नियुक्ति रिक्त रह गई थी या शेष रह गई थी वही इसमें आई है, जिसके चलते उनको इस बात का भ्रम हो रहा है कि आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार में ईबीसी 1 और बीसी 2 के आरक्षण रोस्टर की एक भी पद खाली नहीं जाएंगे, सारे आरक्षण रोस्टर के तहत भरे जा रहे हैं। चलिए, अब तारांकित प्रश्न माननीय सदस्य श्री नरेश प्रसाद सिंह। नरेश प्रसाद सिंह, थोड़ा थोड़ा तारांकित लेने दीजिए। अरब जी, तारांकित लेने दीजिए, वो ले लेंगे आपको, बैठ आपको ले लेंगे बाद में। नरेश जी को थोड़ा तारांकित शुरू करने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार 98% जो है उनकी मांगों को मोटा मोटी मान गई है। 95%, 98%। एक मांग जो अटकी हुई है वो सीजीएल की परीक्षा। तो क्यों नहीं सरकार कोर्ट का सहारा लेते हुए उसकी एक रास्ता निकाले, इस अड़चन को भी खत्म करे तो राज्यभर की जो आंदोलन आज चल रही है वो खत्म हो। द्वितीय है जो ये छात्रों का जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसमें जो सूचना है कुछ उपद्रवी तत्व भी ढुककर उस आंदोलन को मतलब बदनाम करने की कोशिश करी। राज्य सरकार ऐसे उपद्रवी लोगों को भी चिन्हित करने का काम करे। ठीक, चलिए बोलिए नरेश जी। चलिए नरेश जी। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला में एक कांडी प्रखंड है, उसमें पंडी नदी पर छोटकी चटनिया गांव है, उसमें डैम बना हुआ है, पानी उसमें 12 महीना रहता है। उसमें थोड़ा सा जीर्णोद्धार की जरूरत है और दोनों साइड में अगर छोटा नहर भी निकाल दिया जाए तो उस पानी का समुचित उपयोग हो सकता है और थोड़ा काम के लिए किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन उस डैम में हमेशा 12 महीना पानी रहता है। मंत्री जी से उत्तर लेना। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो डैम है ये जल संसाधन विभाग का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि वो जो नाला निर्माण वहाँ कराना है वो और डैम का जो डूब क्षेत्र है वो वन विभाग और जो नहर का भाग है वो रैयती भूमि है। हम लोग इसको योजना में लेंगे। पहले मेरा विभाग नहीं बनाया था, दूसरा विभाग बनाया था, तो आगे इसको हम लोग
अंचलाधिकारी से सर्वेक्षण करा करके तकनीकी क्षमता को ले करके प्राकलन तैयार करके बजटीय उपबंध को देखते हुए आगे इस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है नरेश जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कहना है कि चाहे जिस विभाग से बना, यह प्रश्न नहीं है, वह झारखंड सरकार की संपत्ति है। पानी बेकार उसमें पड़ा हुआ रहता है और ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा उसमें खर्च है। छोटी नहर भी अगर हम लोग उसमें बनवा देते हैं और थोड़ा सा जीर्णोद्धार कर देते हैं तो हजारों एकड़ किसानों का जमीन सिंचित हो सकता है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, बहुत अच्छा स्कीम है, अच्छा काम हो जाएगा, कम खर्च में मेरा भी नाम होगा, सरकार के भी नाम होगा, किसान का बहुत अच्छा सिंचाई हो सकता है। मेरा मंत्री से यही आग्रह है। माननीय मंत्री जी। ठीक है, हम टेक्निकल टीम को भेज करके इसका हम एस्टिमेट बनवा करके स्वीकृति करवाते हैं। ठीक। माननीय सदस्य प्रकाश राम जी। प्रकाश राम जी। माननीय सदस्य निर्मल महतो जी। निर्मल महतो जी। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, आपदा से संबंधित मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से आपदा से लंबित जो घटनाएं घटी हैं, आपदा से जो क्षति पहुंचा है, उसके भुगतान के लिए उसकी राशि वर्षों से लंबित है। उसी का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी। मैं पूरक प्रश्न पे आता हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष आंकड़े देकर मामलों का निष्पादन का दावा किया गया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दर्जनों ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनके मकान अतिवृष्टि, अग्निकांड या हाथियों से आक्रमण से तबाह हो चुके हैं और उनकी कागजी प्रक्रियाओं के फेर में फंसे हुए कारण सरकारी मदद की वंचित अभी तक है अध्यक्ष महोदय। तो क्या सरकार क्षेत्र के विशेष जांच शिविर लगाकर छूटे हुए सभी वास्तविक पीड़ितों का भौतिक सत्यापन कराते हुए 1 महीने के भीतर 100% मुआवजा भुगतान करना सुनिश्चित करेगी अध्यक्ष महोदय? आपके आसन के माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे। आपदा आपके पास है मंत्री जी। जी सर। चलिए सर, जो इनका पहला पूरक है सर, वो आंशिक स्वीकारात्मक है। दूसरा पूरक भी सर आंशिक स्वीकारात्मक है। तीसरा है महोदय, माननीय सदस्य को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उपायुक्त गढ़वा के पत्रांक 134 दिनांक 6/8/2026 के प्रतिवेदन के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में अग्निकांड से मकान क्षति हेतु 24 लाभुकों को 7,50,000 रुपया का भुगतान किया जा चुका है महोदय, कोई पेंडिंग नहीं है। वित्त वर्ष 2026-27 में 8 लाभुकों को चिन्हित किया गया महोदय, जिसके तहत 4,96,000 रुपया का भुगतान किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 को अतिवृष्टि से मकान क्षति हेतु 222 लाभुकों को हम लोगों ने 20,21,200 रुपया का भुगतान हमने कर दिया है महोदय। वित्त वर्ष 2026-27 को 60 लाभुकों को चिन्हित किया गया महोदय, जिसके तहत हम लोगों ने 13,54,000 रुपया का भुगतान कर दिया। अभी तक महोदय ऐसा कोई पेंडिंग नहीं है और सभी जिलों में हमने स्पेशल केस में पर्याप्त पैसा हमने मुहैया कराया गया है, क्योंकि आपदा विभाग है महोदय। अगर कहीं कोई क्षतिपूर्ति होती है तो डीसी तुरंत उसको भुगतान कर देता है, कहीं कोई पेंडिंग नहीं है। अगर जी माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हम तो मात्र यही आपके आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि जो कागजी जो अभी जवाब आया है उसमें हम लोग विधानसभा के विधायक हैं, हम लोगों के पास कई ऐसे प्रश्न आते हैं, कई ऐसे लोग मिलते हैं जो आज भी वर्षों से लंबित उन लोगों की राशि है जो इसका दंश झेल रहे हैं। हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग विधायक हैं अपने विधानसभा में, हम लोगों को जो सूचना मिली है, क्या उस सूचना के मुताबिक जिन लोगों की राशि भुगतान में लंबित है, क्या इसमें शिविर लगा करके इसका भुगतान कराने की कृपा करेंगे आपके आसन के माध्यम से? यही हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी।
सर बिल्कुल सर, सरकार गंभीर है और आपदा जैसे सेंसिटिव विभाग मेरी जवाबदेही में है महोदय। तो निश्चित तौर पर हमारे पास तो जो आंकड़े हैं, डीसी ने जो रिपोर्ट दिया है, इसमें कहीं कोई पेंडिंग नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई पेंडिंग है तो हम महोदय डीसी को निर्देश दे रहे हैं और वहाँ पर कैंप लगाकर आप बता दीजिएगा कहीं पर्टिकुलर कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है तो हम उसको भुगतान हम कराएंगे। पर्याप्त पैसा है हमारे पास। ठीक है अध्यक्ष महोदय, आपका क्या? क्षेत्र में हाथियों द्वारा 3 लोगों को कुचलकर मार दिया गया है और करीब 50 से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त किया गया है और अनाजों को भी नुकसान किया गया अध्यक्ष महोदय, जिससे उस क्षेत्र में एक भय का माहौल व्याप्त है और लोग काफी नाराज है वन विभाग के उदासीनता के कारण और कल रोड जाम भी किए थे अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं अध्यक्ष महोदय कि वन विभाग उनके इस दुख की घड़ी में, भय के माहौल में वन विभाग गंभीरता पूर्वक राहत के कार्यों को करे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री इनका सूचना को अपने संज्ञान में ले लीजिए। ठीक है ठीक। माननीय सदस्य श्रीमती सविता महतो जी, पूछिए। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। जल साधन विभाग का प्रश्न है, ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मैसड़ा स्वर्णरेखा डैम से नहर होते हुए 15 किलोमीटर लिफ्ट से सिंचाई होने से लाभ 50 गांव को सिंचाई का सुविधा पहल होगी। और दूसरा जो निम्डी प्रखंड स्वर्णरेखा डैम निम्डी प्रखंड के उड़िया गांव से 10 किलोमीटर से लिफ्ट से सिंचाई होने से उस क्षेत्र में लगभग गांवों के लगभग लाभ मिलेगा। और अमड़ा नदी से कांसीडी होते हुए घाटशिला कांदरबेड़ा तक लगभग 6 किलोमीटर तक लिफ्ट से सिंचाई नहीं होने के कारण किसानों को अभी तक लाभ नहीं मिला। और 84 मौजा 16 गांव के पूर्ण रूप से पुनर्वास स्थल विकसित करने हेतु संबंध में सब विभाग द्वारा आदेश दिया जाए कि सभी जो पुनर्वास में आज तक लाभ नहीं मिला है और सिंचाई उस क्षेत्र जो चांडिल डैम की जो आज तक 40 साल हुआ है, वहाँ के किसान विस्थापित किसान का पानी का कोई लाभ नहीं है। वही सरकार से मैं मांग करती हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए हैं उस प्रश्न में जो अभी विस्थापित का बात उन्होंने की है वो चीज़ अंकित नहीं है। इसके बाद भी मैं उनके बातों से गंभीरता से लेते हुए और ये नीमडी कुकुडू डैम का प्राकलन तैयार है, बहुत जल्दी उसको हम लोग पास करके जो योजना ये बोल रहे हैं उस योजना को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक। मान्य अध्यक्ष महोदय, एक समय सीमा होते क्योंकि डैम बन के 40 साल हो गया, अभी तक वहाँ पर कोई सिंचाई का सुविधा नहीं है मिला है। माननीय मंत्री जी, बहुत जल्दी हमको लगता है 2-3 महीना में वहाँ का टेंडर निकल जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमित कुमार जी। अमित कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर मुझे प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, और जो उत्तर मुझे मिला है उसमें है कि तत्कालीन सीओ आलोक कुमार के ऊपर उपायुक्त रांची के द्वारा आरोप पत्र गठित किया गया है और ये विभाग को उपलब्ध कराया गया है। महोदय, मेरी जिज्ञासा ये है कि आखिर आरोप पत्र जो गठित किए गए हैं तो उसमें क्या है और क्या ये आरोप पत्र मुझे उपलब्ध कराया जा सकता है या नहीं। और मैं यह भी जानना चाहता हूं महोदय कि ये जो कार्रवाई होनी है तो विभाग की ओर से शीघ्र कार्रवाई हेतु क्या कदम उठाना चाहती है और कार्रवाई हेतु विलंब हो रहा है या नहीं।
ये मेरी जिज्ञासा है महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य जिन बातों को सदन के माध्यम से उठाया है अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट हम लोग कर दिए कि आरोप गठित की गई है। उपायुक्त से साक्ष्य और गवाहों का सूची मांगा गया। हम लोग ने दो बार उपायुक्त रांची को ये पत्रांक 929 दिनांक 17/2026 द्वारा विहित प्रपत्र अनुसूची आंदोलन 4 के रूप में गवाहों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध उपायुक्त रांची से की गई। फिर दोबारा पत्रांक 1824 दिनांक 24/3/2026 पत्रांक 3693 दिनांक 5/6/26 द्वारा स्मारित दोबारा उसको रिमाइंडर किया गया था। मैं विश्वास दिलाता हूँ माननीय सदस्य को कि और एक सप्ताह का समय देते हुए फिर से रांची उपायुक्त को हम लोग गवाहों का सूची मांग कर लेंगे और तुरंत कार्रवाई करनी होगी उस पर। अध्यक्ष माननीय सदस्य महोदय, मैं जो हमने कहा कि महोदय मेरी जिज्ञासा है कि क्या वो आरोप पत्र मुझे उपलब्ध कराया जा सकता है या नहीं, और ये जो कार्रवाई हेतु कदम उठाना चाहती है तो आखिर शीघ्र कार्रवाई हेतु कौन सा और कब तक उठाना चाहती है। और ये जो विलंब हो रहा है महोदय, ये जो विलंब हो रहा है कंटिन्यूअस, हमें लगता है कि इससे संबंधित हमने 1.5 साल से विगत इस प्रश्न को ऐसे ही संबंधित विषयों को लाते रहा है, तो आखिर विलंब जो हो रही है तो मैं माननीय कार्रवाई हेतु क्यों हो रहा है महोदय? माननीय सदस्य को सदन की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर निश्चित कार्रवाई होगी। उपायुक्त से हम लोग 3 रिमाइंडर किए हैं रांची उपायुक्त से, फिर दोबारा रिमाइंडर हम लोग भेजेंगे। कोशिश करते हैं कि 1 माह के अंदर इस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। 1 माह बस एक जिज्ञासा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बस मैं चाहता हूं कि क्या ये आरोप पत्र आखिर क्या है, वो मुझे उपलब्ध हो सकता है या नहीं? ये तो विभाग का मामला है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्य को मैं देखता हूँ विभागीय सचिव से बात करके उपलब्ध कराया जा सकता है तो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, उनको पता करने दीजिए, रिकॉर्ड है, पता करने दीजिए अमित जी। ठीक जी, धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य डॉक्टर लुईस मारंडी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न आपदा विभाग से संबंधित है और अध्यक्ष महोदय उत्तर भी प्राप्त हुआ है, लेकिन जो प्रश्न है उत्तर भी वही है। मैं आपके माध्यम से विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि जो आपदा से संबंधित प्राकृतिक आपदा से संबंधित गांव के ग्रामीणों का जो कच्चा मकान हो, गरीब लोग का कच्चा मकान हो, आंधी तूफान हवा से उड़ जाता है, तो यहाँ पर आंशिक क्षति और पूर्ण क्षति का जिक्र है, ये लगभग सभी लोगों को पता है। तो सरकार का जो प्रावधान है वो है पक्का घर में मैदानी इलाकों में 1,20,000 प्रति घर, कच्चा घर में ये पहाड़ी इलाका का 1,30,000। लेकिन अध्यक्ष महोदय हम उन गांव के घरों का चर्चा कर रहे हैं जो आंशिक क्षति का बात है। जैसे इसमें जो स्लैब में जो आया है पक्का घर का है 6,500 प्रति घर और कच्चा घर का है 4,000 और क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई झोपड़ियां उसका है 8,000। वर्तमान परिस्थिति में व्यवहारिकता को देखते हुए या महंगाई को देखते हुए हम सभी लोगों को समझ में आ सकता है कि इतना रकम से क्या पूरा हो पाता है क्या। तो आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि सरकार के नियम कानून को शिथिल करते हुए क्या इस पर वृद्धि किया जा सकता है क्या? माननीय मंत्री जी, आपका विभागीय नियम के मुताबिक जो देय राशि है वो पर्याप्त नहीं है, उससे उनका जो क्षति हुआ उसका भरपाई नहीं हो सकता है, इसीलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी यही पूछ रही है।
सर, जो प्रश्न लाई है डॉक्टर लीस प्राणी जी, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है महोदय, क्योंकि झारखंड के लिए परिप्रेक्ष्य में ये हर जिलों में ये प्रभावित होता है महोदय। हम संथाल परगना से आते हैं और हमने देखा है डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, आपदा क्या होता है महोदय। कई जगह झोपड़ी गिर जाता है महोदय। हम लोग भी कई बार प्रयास करते हैं, जब विधायक थे तो कई घर जाते थे महोदय, तो हम लोग प्रयास करते थे कि इसको पक्का मकान कैसे दें। लेकिन सर जो नियमावली है, जो सर हम लोग बंधे हुए हैं सर, आपको हम बता दें सर कि माननीय सदस्य का जो हम बताना चाहते हैं कि पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त नष्ट मकान और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए निम्नलिखित सरकारी मुआवजा और सहायता राशि का जो प्रावधान है, पक्का मकान 1,20,000, कच्चा मकान 1,30,000 महोदय। दूसरा है महोदय, पक्का मकान अगर क्षतिग्रस्त होता है तो 6,500 रुपया हम लोग देते हैं महोदय, और कच्चा मकान अगर क्षतिग्रस्त होता है तो उसको 4,000 रुपया हम लोग मुहैया कराते हैं महोदय। दूसरी बात, इनकी जो आशंका है कि इस राशि को बढ़ा दिया जाए, तो सर हमारा जो विभाग है सर, ये भारत सरकार से चलता है, उनकी गाइडलाइन से चलता है सर। भारत सरकार गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा निर्गत मद एवं मापदंड के आलोक में आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा राशि भुगतान किया जाता है सर। राज्य सरकार द्वारा उक्त मुआवजा राशि का कोई निर्धारण नहीं किया गया है महोदय, लेकिन फिर भी महोदय ये बात सही है, हम लोग बीच बीच में क्या करते हैं सर कि डीसी से हम लोग आग्रह करते हैं कि कहीं अगर कोई आपदा आ गया, कोई घर गिर गया, कोई क्षतिग्रस्त हो गया, कोई दुर्घटनाएं घट गई, तो डीएमएफटी फंड है, डीसी के पास फंड है। लेकिन फिर भी महोदय हम आग्रह करते हैं, सदन के माध्यम से हम विधायक जी को आश्वस्त करते हैं कि भारत सरकार को हम पत्राचार करेंगे और एक चिट्ठी उनको भी देंगे, और जरूरत पड़ी तो सर भारत सरकार से हम खुद जाकर मंत्रालय से बात करके अब राशि बढ़ाने का हम बात करेंगे। ठीक है अध्यक्ष महोदय। अब शून्यकाल की सूचना। माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो जी, माननीय सदस्य, अच्छा आपका पुट कर देते हैं, उनका पुट कर दीजिए। मान्य शून्यकाल, अब शून्यकाल है जी। अच्छा शून्यकाल लेने दीजिए, शून्यकाल की सूचना लेने दीजिए। में क्या क्या हुई है, सरकार की पक्ष क्या है, कम से कम जानकारी तो हाउस के माध्यम से दे, हम लोग भी जानना चाहते हैं। आप बोलेंगे, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जिज्ञासा उचित भी है और चलते सत्र में विधानसभा को भी इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी प्राप्त होना जरूरी भी है। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय को आसन के संज्ञान में लाकर सरकार के वार्ता के संबंध में वक्तव्यों को जानना चाहा। मान्यवर, यह पूरा मामला 14वीं जेपीएससी के पीटी में हुई कुछ गड़बड़ियों से संबंधित था। राज्य सरकार को जब इन गड़बड़ियों के कुछ संकेत मिले, राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआईडी की जांच प्रारंभ की। सीआईडी की जांच में व्यापक गड़बड़ियों के संकेत मिलने के बाद जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ। अनुसंधान के क्रम में मिले साक्ष्यों के आधार पर सीआईडी ने लगभग 19 लोगों को गिरफ्तार किया और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा। पूछताछ के दरमियान डिजिटल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को सीज किया गया, जो आगे अनुसंधान के क्रम में काम आएंगे। इस बीच में छात्रों को जब इन विषयों की सूचना प्राप्त हुई तो छात्र आंदोलनरत हो गए। कुछ दिनों तक तो छात्रों का आंदोलन ही चलता रहा, उनके तरफ से भी सरकार को कोई कम्युनिकेशन या संवाद नहीं दिया गया था। बाद में जब छात्रों के तरफ से यह संवाद आया कि छात्र सरकार के या सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 तारीख को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें दीपिका पांडे सिंह, हमारे साथी संजय प्रसाद यादव, चमरा लिंडा और मैं स्वयं था। हम लोगों ने लगातार छात्रों के प्रतिनिधियों से बातें की, उनके विषयों को समझने का प्रयास किया। तो छात्र जिन मांगों पर आंदोलनरत थे, उन मांगों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटा गया था।
पहली कैटेगरी थी जांच, दूसरी कैटेगरी थी परीक्षाओं का रद्दीकरण या कैंसिलेशन, और तीसरी कैटेगरी थी रिफॉर्म्स कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं एसओपी का निर्धारण सही तरीके से किया जाए। उच्च स्तरीय समिति के समक्ष छात्र प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में यह बात पूर्ण रूपेण से स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई मान्यवर कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक इरादों के चलते कुत्सित प्रयास करके इस पूरी प्रक्रिया को लटकाने और ध्यान भटकाने की कोशिश की। छात्रों का वह निर्दोष निर्मल आंदोलन जिसमें वो अपने भविष्य के सवालों को लेकर चिंतित थे, उसको एक राजनीतिक नाटक में बदल दिया गया। छात्रों से बात के क्रम में सरकार के तरफ से छात्र प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल को 3 बिंदुओं पर सुस्पष्ट अपना मंतव्य दिया गया। जांच के मुद्दे पर छात्रों को सरकार के तरफ से यह बताया गया कि सीआईडी इसकी जांच कर ही रही है, तो आपराधिक मामले जो हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इशू सीआईडी जांच करती रहेगी। क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के सबूत भी आ रहे हैं और कुछ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं, तो राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर स्वेच्छा से यह बात कहा कि हम ईडी के द्वारा आर्थिक मसलों की जांच कराने को तैयार हैं और तत्पर हैं। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने का था, तो परीक्षाओं के रद्द करने के लिए छात्रों की मांग यह थी कि जेपीएससी की 14वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए और बैकलॉग 23 और 25 को भी साथ साथ रद्द किया जाए। सरकार ने व्यापक गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर इस बात पर सहमति प्रदान की कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 23 और 25 दोनों को ही साथ साथ रद्द किया जाएगा। छात्रों की यह मांग थी कि टीडीपीएल जिस आउटसोर्स एजेंसी की वजह से यह गड़बड़ियां हुई थी, उस एजेंसी के द्वारा लिए गए जितने भी परीक्षाएं थी उनको रद्द किया जाए। सरकार कुछ परीक्षाओं को इसलिए रद्द नहीं कर पा रही थी कि चूंकि उन परीक्षाओं में परीक्षाफल प्रकाशित हो चुके थे और अभ्यर्थी नौकरी में थे। तो वैसी स्थिति में सरकार के तरफ से यह वक्तव्य दिया गया कि टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को हम लोग जांच के घेरे में रखते हैं, संदेह के घेरे में रखते हैं। अगर व्यापक गड़बड़ियों के कुछ प्रमाण उपलब्ध होंगे तो वैसी स्थिति में सरकार कार्रवाई करने को तत्पर रहेगी। तीसरा विषय मान्यवर, छात्रों की तरफ से यह आया कि सीजीएल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए सीजीएल को रद्द किया जाए। मान्यवर, यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की मॉनिटरिंग ऑनरेबल हाईकोर्ट ने की थी और यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था और साथ में यह निर्देश दिया था कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के मार्गदर्शन पर मॉनिटरिंग पर यह जांच भी चलती रहे और इन परीक्षाओं के परीक्षा फल का भी प्रकाशन हो सके। यह मामला चूंकि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था, तो राज्य सरकार इसको रद्द करने की स्थिति में नहीं थी। तब भी हम लोगों ने छात्रों को विश्वास अर्जित करने के उद्देश्य से उनसे यह आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में हम एक कमेटी बना देते हैं जो जेएसएससी सीजीएल की सीआईडी जांच की मॉनिटरिंग करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश छात्र इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए और मैं तो स्पष्ट ये कहता हूं मान्यवर इस सदन में पूरी जवाबदेही से कि छात्र तो इस बात को मान लेते, लेकिन छात्र के पीछे जो उनके आका थे, जो किसी भी परिस्थिति में 10 तारीख का यानी आज का दिन झारखंड की सड़कों पर अराजकता फैलाना चाहते थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और आंदोलन को हाईजैक करके छात्रों को दिग्भ्रमित करके सरकार से टकराव के रास्ते पर डाल दिया। तीसरा विषय मान्यवर रिफॉर्म्स का था कि जो भी जेएसएससी और जेपीएससी के एसओपीज हैं उनका रिफॉर्म्स कैसे होगा। इसके संबंध में सरकार ने बहुत स्पष्ट उनको उत्तर दिया कि हम IITISM धनबाद, IIM रांची, एक्सलराई जमशेदपुर जैसे तकनीकी विशेषज्ञ संस्थानों से उनकी राय लेकर हम एसओपी को रिफॉर्म करेंगे और आने वाले दिनों में गड़बड़ियों की आशंका को निर्मूल करेंगे। सरकार की यह सदाशयता, सरकार का यह लिबरल अप्रोच कि हम यह चाहते थे कि हमारे छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन न करें। लोकतंत्र में संवाद और विमर्श ही किसी भी विषय के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, हम लोग उसी पर ले जाना चाहते थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज जिस आंदोलन को रांची की सड़कें देख रही हैं, वो आंदोलन छात्रों का कम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कुत्सितता का ज्यादा है। लेकिन मैं साथ में आपसे यह भी कहना चाहता हूं मान्यवर कि छात्रों ने लगातार यह कहा है कि वो
संविधान के तहत दिए गए अधिकारों के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे और किसी भी तरह की हिंसा या उत्तेजना नहीं होगी। तो मुझको अपने छात्रों पर तो मान्यवर पूरी तरीके से भरोसा है कि छात्रों ने जो वचन दिया है उस वचन का वो अनुपालन करेंगे। लेकिन अगर रांची की सड़कें आज हिंसक दौर देखती हैं तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उन उदंड अराजक तत्वों की हिंसा होगी। और अगर वैसे लोग हिंसा करते हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे लोगों के साथ पूरी कठोरता और कड़ाई से कानून के दायरे में निपटने की आवश्यकता है। और यह सदन छात्रों के प्रति पुनः इस बात को प्रेरित करता है, प्रेषित करता है कि छात्र हमारे बच्चे हैं, हम उनकी भावना और उनके कॉज, उनके उद्देश्यों के साथ हैं। वो वार्ता के टेबल पर आए, सरकार उनका समाधान करने को तत्पर है। धन्यवाद मान्यवर। माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत NH बाईपास सड़क सीलम नदी के पुल निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती गई है। पुल के अप्रोच धंस गई है, पुल में भारी दरारें आ गई है, बाईपास सड़क में जगह जगह उखड़ रही है। जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह बहुत गंभीर मामला है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि NH बाईपास सड़क निर्माण कार्य और सीलम नदी में बन रहे पुल निर्माण कार्य संबंधित अभियंता तत्काल स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराए और दोष सिद्ध होने पर भुगतान रोककर जिम्मेदार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज ब्लैक लिस्ट एवं वसूली की कार्रवाई की जाए। माननीय सदस्य निशात आलम जी। अध्यक्ष महोदय, KKM कॉलेज पाकुड़ में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए स्नातक स्तर पर सभी विषयों के नामांकन के सीटों में भारी कटौती करने से जिला के छात्रों को नामांकन कठिनाई हो रही है। अतः KKM कॉलेज पाकुड़ के स्नातक स्तर पर सभी विषयों के नामांकन के लिए सीट बढ़ाने की मांग करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती श्वेता सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र के पिंडरा जोरा क्षेत्र की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। पिंडरा जोरा एवं आसपास के हजारों ग्रामीणों को आज भी छोटे छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर प्रखंड जाना पड़ता है, जिससे उन्हें अनावश्यक समय, श्रम एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। अतः मैं सरकार के माध्यम से यह निवेदन करती हूँ कि नया प्रखंड गठित किया जाए, जहाँ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और जन सुविधा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री कुमार उज्जवल। माननीय सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी जी। माननीय सदस्य श्री प्रदीप प्रसाद जी। इन लोगों को पता नहीं था कि आज सदन में आना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राज्य में दान दिए गए भूमि पर आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, कला संस्कृति भवन एवं विद्यालय भवन का निर्माण सरकार के नाम बिना नामांतरण वाद किए जाता है, जिस कारण दानदाता द्वारा ही भवन क्षतिग्रस्त होने पर भवन में कब्जा कर मरम्मती किए जाते हैं। इसका निराकरण शीघ्र किया जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला के हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिजली की समस्या व्यवस्था अत्यंत ही जर्जर है तथा हरिहरगंज एवं हैदरनगर में बिजली आपूर्ति नहीं के बराबर होता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों व्यवसायों के हित में बिजली सुनिश्चित कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, घंटा 2 घंटा भी बिजली नहीं रहती है। माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय,
गढ़वा जिला अंतर्गत बिशुनपुरा प्रखंड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल गांवों को जोड़ने वाले पिपरी बाजार से पातो ओढ़िया होते हुए घटियरवा घाट भाया बिशुनपुरा गांधी चौक तक लगभग 12 किलोमीटर सड़क की मजबूतीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव, माननीय सदस्य श्रीमती मंजू कुमारी, माननीय सदस्य मोहम्मद ताजुद्दीन। अध्यक्ष महोदय, साहिबगंज जिला के राजमहल नगर क्षेत्र के गंगा किनारे में स्थित गंगा भवन समुचित देखभाल के अभाव में खंडर में तब्दील हो चुका है एवं असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। अतः मैं सदन से मांग करता हूं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से गंगा भवन को गंगा हेरिटेज के रूप में विकसित करते हुए राजमहल म्यूजियम का निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के अधिकांश जिलों विशेषकर संथालपड़ा के जिलों में और मेरे विधानसभा लीटीपड़ा के प्रखंडों में आज की तिथि तक कम बारिश के कारण धान का बिचड़ा नष्ट हो गया है। अधिकांश खेतों में रोपाई न हो पाई। अतएव सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र के प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित सभी सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिले के गोविंदपुर एवं बलियापुर अंचल में पर्याप्त वर्षा व सिंचाई के अभाव में 90% धान रोपनी नहीं हो पाई है। किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। सरकार तत्काल विशेष सर्वेक्षण कराकर सुखाड़ घोषित करे एवं प्रभावित किसानों को मुआवजा या फसल क्षतिपूर्ति के साथ प्रत्येक किसान के खेतों में सिंचाई की अस्थायी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में जेएसएससी द्वारा आयोजित 13/2023 जिसमें कुल 26,001 पदों की भर्ती आयोजित की गई थी, लेकिन उक्त विज्ञप्ति पर मात्र 8,291 की नियुक्ति ही की गई। शेष को अयोग्य घोषित कर दिया गया। पुनः इसी पद के लिए विज्ञापन 2026 में निकाला गया था। सरकार से ये मांग करता हूं कि उक्त आधार को जेएसएससी अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित करे, जिसके कारण शेष को अयोग्य किया गया था। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आकलन परीक्षा जेएसएससी द्वारा आयोजित विशेष पात्रता परीक्षा सहायक अध्यापकों का अध्यापन क्षमता का मूल्यांकन करती है, जिसका सिलेबस जेटेट के समतुल्य है। इसमें स्थानीय भाषा शामिल है। अतः छात्र हित में आकलन सफल सहायक अध्यापकों को आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल करने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। श्री माननीय सदस्य नगेंद्र महतो जी। माननीय सदस्य श्री धनंजय सोरेन जी। अध्यक्ष महोदय, साहिबगंज जिला अंतर्गत प्रखंड मंडो पंचायत बच्चा के ग्राम धोबना से गागरा गांव तक सड़क कच्ची है। फलस्वरूप ग्रामीण एवं स्कूल बच्चों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। अतः सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं उक्त सड़क का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री नीरल पुट्टी जी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत लगभग 1200 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं एवं डोर स्टेप डिलीवरी का कमीशन विगत माह सितंबर 2025 से भुगतान नहीं की जा रही है। अतः उपरोक्त के आलोक में मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पश्चिम सिंहभूम जिले के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं डोर स्टेप डिलीवरी का बकाया भुगतान की जाए। माननीय सदस्य श्री दशरथ गगराई जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में पिछले 3
सालों में तसर उत्पादन में भारी कमी आई है, जो चिंता का विषय है। तसर उद्योग से जुड़े अधिकांश सामान्य सुलभ केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जो रोजगार सृजन के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि तसर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। धनबाद जिले के 39 थाना ओपी में कुल 101 एसपीओ कार्यरत थे। 29/5/23 के बाद एसआरई योजना से विमुक्त के कारण 1/4/24 से सभी एसपीओ की सेवा समाप्त कर दी गई। एक कर्मी 10 वर्ष से ऊपर सभी वांटेड वारंटी गिरफ्तारी में सहयोग कर रहे थे। इनकी बर्खास्तगी असामाजिक तत्व को बढ़ावा और अपराध नियंत्रण प्रभावित हो रहा है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि राज्यहित में एसपीओ की सेवा पुनः बहाल की जाए। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, पंचम राज्य वित्तीय आयोग के अनुशंसा पर जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के अनुदान राशि तो आवंटित कर दी गई है, परंतु आवंटित राशि का उपयोग संबंधित दिशा निर्देश जारी न होने के कारण राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप पंचायत के विकास का योजना प्रभावित हो रहा। अतः मांग है कि उक्त राशि का उपयोग से संबंधित दिशा निर्देश अविलंब जारी कर दी जाए। माननीय सदस्य नरेश प्रसाद सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा जिला में बलिया प्रखंड के सालगा से भवनाथपुर प्रखंड के कैलान मुख्य पथ तक सड़क निर्माण करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। अब ध्यान आकर्षण की सूचनाएं। क्या बोलिए बोलिए। देवघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डीएम मोड़ से रघुनाथपुर तक जो है सड़क निर्माण के लिए फाइल आया हुआ महोदय, वो नहीं हुआ है। रोहनी रेलवे फाटक से परमेश्वर दयाल रोड होते हुए पतालडी होते हुए शंकरपुर तक का रोड का स्थिति काफी जर्जर है महोदय, उसका भी फाइल आया हुआ है महोदय। और एक है महोदय रोहनी रेलवे फाटक से जीतपुर तक का जो है रोड का स्थिति खराब है, सबका डीपीआर यहाँ पहुंचा हुआ महोदय, उसको जो है बहुत जल्दी जो है निर्माण कराया जाए महोदय। और एक है पुनासी 0 पॉइंट से मनियारपुर होते हुए काशीडी तक महोदय, मंत्री महोदय का भी रोड उसमें पड़ता है महोदय। सूचना एक विषय पर होता है, आप एक गुच्छ विषय लेकर के आए हैं तो सबका सूचना लेना हम समझते हैं सूचना दी है, इसको सरकार से मांग करते हैं। माननीय मंत्री जी, ठीक, शून्यकाल। माननीय मथुरा प्रसाद महतो, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी। महोदय, हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि 2017 का विज्ञापन संख्या 12017 में गृह रक्षकों का आज तक उसका नहीं हो पाया। फिर पुनः जिले में एक निविदा आया महोदय 2023 में, पद संख्या 2491 दिनांक 15/2/22 द्वारा दिए आदेश के अनुरूप इसका विज्ञापन संख्या 12023 था महोदय, और इसमें भी सारा कुछ प्रक्रिया कंप्लीट है। बच्चे आज भी आशान्वित है कि महोदय पूर्व की भांति भी कहीं रद्द ना हो जाए, इसलिए समय रहते महोदय इनका निष्पादन किया जाए महोदय। ये माननीय मंत्री जी। इसमें वो 2 हस्ताक्षरी हैं, एक निरल पूर्ति जी और मोहम्मद ताजुद्दीन जी। हम उत्तर करवा देते हैं माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक है महोदय, ये गृह रक्षकों का कब बहाली होगा, तो हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे महोदय कि विस्तार से सुनना चाहते हैं कि कम शब्दों में। मुद्रादा 1 महीना के अंदर लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। 1 महीना के अंदर नियुक्ति। माननीय मंत्री जी,
माननीय सदस्यों का आप विस्तार से कहें या संक्षिप्त कहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फलाफल निकलना चाहिए। फलाफल 1 महीना के अंदर महोदय। चलिए ठीक, 1 महीने के अंदर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय कि कम से कम महीना में हो जाए। ठीक। 2017 वाला तो सर नहीं हो पाया अब तक, लेकिन कम से कम ये तो हो जाए कम से कम कि इन लोग 1 महीना के अंदर कर दे सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का इस ध्यान आकर्षण के माध्यम से इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनकी समस्याओं को सामने लाया है, क्योंकि यही शिक्षा का बेसिक है, शिक्षा का आधार है। और झारखंड जैसे राज्य में जहां आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे हो, कृषि पर 80% लोगों की निर्भरता हो, उनके बच्चों का पठन पाठन छात्रवृत्ति पर ही रहता है। और प्रश्न के उत्तर में भी सरकार ने सारी बातें स्वीकार की है कि प्री मैट्रिक के कितने बच्चे हैं, प्री मैट्रिक के लगभग 14 से 15 लाख बच्चों के बारे में सरकार ने भी स्वीकार किया है, और पोस्ट मैट्रिक के लगभग। माननीय प्रदीप जी, माननीय सदस्य, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत थे माननीय मंत्री चामराज लिंडा जी। उनका सूचना आया है कि शरीर अस्वस्थ रहने के कारण सदन में नहीं आ पाए हैं, इसलिए आपका प्रश्न स्थगित कर देते हैं। ठीक है, आने के बाद आप उत्तर करवा दें। ठीक ठीक। माननीय सदस्य चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी। माननीय सदस्य चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, प्रोफेसर स्टेफन मारंडी जी, आप लोग हस्ताक्षरी हैं। मूल प्रश्नकर्ता चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी नहीं आया और आप हस्ताक्षरी हैं, तो आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं? प्रश्न है आपके पास? प्रश्न भिजवा। अध्यक्ष महोदय, ये मामला बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है और आज इसको सदन में लाना पड़ा, और जो जवाब इसमें दिया गया है बिल्कुल गोल मटोल है, संतोषप्रद नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे विधायक या सहकारिता के मेंबर गुजर रहे हैं और बहुत सारे लोग पैसा वापस करा रहे हैं, इसके बावजूद भी इसका समाधान नहीं हो रहा है। क्या सरकार कितने दिनों में इसका हल, इसका समाधान निकालेगा, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि बहुत दिन से विभिन्न तरह की चर्चाएं होती रही है, बहुत सारी जमीनें देखी जा रही है, बहुत पत्राचार डीसी वगैरह से होता रहा है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि कब तक इसका समाधान हो सकता है। माननीय मंत्री जी। महोदय, ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो गृह निर्माण को लेकर विधायकों का मामला आया है, इसमें मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि चूंकि कार्यमंत्रणा की बैठक में आप स्वयं अध्यक्षता कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री भी थे, प्रतिपक्ष के नेता भी थे और चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी भी थे, इन्होंने इस बात को उठाया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिस अलग अलग क्षेत्रों पे, अलग अलग अंचलों पे यदि जमीन उपलब्ध होता है तो हम लोग अलग अलग जगह पर करें। एक साथ जहाँ करने की बात है उसमें कुछ कुछ दिक्कतें आ रही है, इस कारण से ये विलम्ब हो रहा है। तो सरकारी वक्तव्य में हम लोग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि नगड़ी अंचल, नामकुम अंचल, रातू अंचल और मांझी सभी अंचलों के अंचल अधिकारियों ने जमीन चिन्हित करके उपलब्ध कराया। रांची उपायुक्त को इसमें पत्राचार किया है और सिर्फ हम लोग ये चाह रहे हैं कि गृह जो सहकारिता समिति हमारी विधायक आवास वाले जो निर्माण से संबंधित है,
चंद्रेश्वर प्रसाद जी से रिक्वेस्ट किया है कि इसको आप सहमति पत्र दें, तो जमीन देख लें पहले कि सही है, तो फिर हाँ करेंगे तो उस जमीन को हम लोग अलॉट करेंगे ताकि विधायकों का आवास बनाया जा सके। हम आसान इस चीज को महसूस कर रहा है कि इसमें संसदीय कार्य मंत्री अगर इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें सदन के अंदर में, तो हमको लगता है ये स्पष्ट हो जाएगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमसे नहीं बुलवाइए तो अच्छा है महोदय। नहीं, स्पष्ट कर दीजिए विषय को, इसलिए मैंने आपको इस विषय को बोला। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अंतिम लाइन में एक चीज लिखा हुआ है कि समिति अपने वैधानिक अधिकार एवं हितों की रक्षा हेतु सक्षम न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होगी, जिससे उत्पन्न होने वाली समस्त परिस्थितियों के लिए जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए मैंने आपको आग्रह किया इसको स्पष्ट कर दिया। महोदय, मैं इस प्रश्न से स्वयं संतुष्ट नहीं हूं, इसके उत्तर से। और ये बात तो हमारी जिम्मेवारी इसलिए बनती है कि इसी सदन में मैंने ये कहा था कि 2 महीने के अंदर जमीन की उपलब्धता के साथ माननीय सदस्यों को वो आवंटित कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में मैंने 2 पत्र उपायुक्त रांची को दिया भी, लेकिन क्या इस पर संज्ञान लिया गया है, आगे की क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं। मैं इस उत्तर को मैंने इस उत्तर को देखा है कि जैसा कि जिला प्रशासन का ये कहना है कि दिनांक 15 जनवरी 2026 एवं अंचल अधिकारी कांके के पत्रांक 41 दिनांक 15/1/2026 द्वारा विधायक आवास निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जब यह प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि सहकारिता समिति के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया जाना चाहिए था और उन्हें ले जाकर के वो चिन्हित स्थल को दिखलाना चाहिए था। अगर वो पसंद होता, वो हम सबों के लिए सुलभ होता, तो आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाती। लेकिन ये नहीं होना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और जिला प्रशासन के अधिकारियों को गंभीरता दिखानी होगी। मैं एक बार फिर, जैसा कि आपने नियमन दिया है, निर्देश प्राप्त है आसन से, मैं खुद यह कोशिश करूंगा कि आज के बाद, क्योंकि आज जिला प्रशासन के अधिकारी इस छात्र आंदोलन में लगे हुए होंगे, उनकी व्यस्तता को देख करके कल ही मैं उनसे बात करूंगा और चलते सत्र के अंदर आवश्यकता पड़ी तो वो चिन्हित स्थल को देख करके जो भी आगे की कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई करेगी सरकार। चलिए, धन्यवाद। जो प्रश्न है उस पर मेरा भी साइन था, इसमें नाम नहीं आया। अब मेरा कहना है जो माननीय सीपी बाबू भी आज नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी नहीं है, तो इसको क्यों नहीं कल या परसों डिफर कर दे तो अच्छे तरीके से बहस होकर फाइनल हो जाएगा। इसको डिफर करते हुए कल या परसों माननीय मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी हाउस में रहेंगे तो अच्छे से वक्तव्य आ जाएगा। ठीक, आप ही का प्रश्न है। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी, अरूप चटर्जी जी, उदय शंकर सिंह जी, समीर कुमार महंती जी, पर्यटन कला संस्कृति में जवाब मिल गया आपको? अध्यक्ष महोदय, राज्य में करीब 42% लोग बांग्ला भाषाभाषी है और आधा से भी ज्यादा जिलों में बांग्ला भाषी मैक्सिमम है। राज्य में चाहे वो बांग्ला भाषाभाषी हो, मुस्लिम हो, संथाल हो, बहुत लोग हैं, बहुत जाति के लोग हैं जो लोग बांग्ला भाषा का उपयोग करते हैं आज भी। कई एक जिला हमको लगता है जो करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां बांग्ला भाषा सबसे ज्यादा आज भी वहां पर स्थापित है। तो इस स्थिति में बिहार के तर्ज पर बिहार में आज भी बांग्ला एकेडमी है। बिहार में आज भी प्राइमरी स्कूल से लेकर आपके डिग्री तक बांग्ला में बांग्ला सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई होती है। हर एक सब्जेक्ट की किताबें बांग्ला में आती है। राज गठन के बाद
लगातार मांग होती रही, जो बिहार के तर्ज पर यहाँ भी प्राइमरी लेवल पर सभी किताबों की बांग्ला में रूपांतरण किया जाए। लेकिन यहाँ सीबीएसई की पाठ्यक्रम को यहाँ पर अपनाया गया और उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों को जिम्मा दिया गया, फिर वो चीज़ आगे नहीं बढ़ी और राज्य में आज बांग्ला भाषा की जो किताबें आती थी वो बंद हो गई। इसी को आगे ले चले तो आप डिग्री में भी, आप जब बांग्ला में प्राइमरी लेवल की पढ़ाई नहीं होती है, मिडिल हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो स्वाभाविक बात है जो डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होगी। तो राज्य में बांग्ला की जो पढ़ाई थी वो बंद हो गई, पूर्ण रूप से आज बंद हो गई। बांग्ला भाषाभाषी की टीचर्स जो लेना था वो भी आज के दिन नहीं लिया जा रहा। तो इन तमाम चीज़ों को एवं बांग्ला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में बांग्ला एकेडमी की मांग हमने किया है। तो बिहार में अगर बांग्ला एकेडमी थी, आज भी है, तो झारखंड में भी होना चाहिए, यही हमने मांग किया है। माननीय मंत्री जी। मान्यवर माननीय सदस्य के वक्तव्य, जिसमें उन्होंने झारखंड राज्य में बांग्ला भाषा भाषी की संख्या को लगभग 42% बताया, ये थोड़ा सा अतिरंजित प्रतीत होता है। 42% लोग नहीं हैं। हम वास्तविक आंकड़े भी नहीं जानते हैं, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इतने ही हैं। लेकिन मान्यवर, मेरे पास जैक के आंकड़े हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो जैक लेती हैं उनके आंकड़े हैं, और वो आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 2025 की इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे राज्य भर में 1695 बांग्ला भाषी छात्र उपस्थित हुए, जिसमें 1661 पास हुए। तो अगर कुल संख्या भी हम देखते हैं मान्यवर, तो 1695 है पूरे राज्य में। जिस राज्य की आबादी आज करीब 3.5 से 4 करोड़ के बीच है, उसमें 1695 छात्र ही सिर्फ बांग्ला में पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक गंभीर विषय है। रह गया सवाल मान्यवर बांग्ला भाषा एकेडमी का, तो हम लोगों ने पर्यटन कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने इसके संबंध में झारखंड राज्य साहित्य अकादमी का गठन किया है। झारखंड राज्य साहित्य अकादमी झारखंड की ट्राइबल लैंग्वेजेस को छोड़कर बाकी भाषा के संबंध में उत्थान से लेके उनके पाठ्यक्रम से लेके बाकी चीज़ों पे काम करेगी। और इस एकेडमी का गठन किए हुए 3-4 महीना गुजरा है मान्यवर, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये एकेडमी फुल फ्लेज काम करना शुरू कर देगी, तो माननीय सदस्य की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं का समाधान हो जाएगा। आप हस्ताक्षरी हैं उदय शंकर सिंह जी और हमारे समीर महांती जी, आप लोग कुछ प्रश्न है बताइए, पूछिए। आप भी हस्ताक्षरी, ठीक ठीक ठीक, आप लोगों से भी ले लेते हैं जी। इसमें अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा 1600 समथिंग, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कागज में है तो वो सही है, लेकिन चूंकि पढ़ाइयाँ बंद कर दी गई हैं इसलिए 1600 है। आज शुरू होगी तो जो परसेंटेज दिया हुआ है वो परसेंटेज बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, या मेरे जिले में ही कहें तो, या संथालपुरा में ही कहें तो, या झारखंड के इधर की तो मुझे पलामू साइड की ज्ञान नहीं है, लेकिन उधर गिरिडीह साइड या एवरीवेयर बांग्ला भाषा भाषी बहुत हैं। चूँकि पढ़ाई टोटली ठप कर दी गई। मेरे यहाँ जो स्कूल्स हैं, मेरा हाई स्कूल है, वहाँ भी बांग्ला के शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन सबको इन दिनों देखते हैं बंद से नहीं है वो। तो जब पढ़ाई ही नहीं होती है तो नेचुरली स्टूडेंट्स कम हो गए, चले गए दूसरे जगह पढ़ने के लिए। लेकिन अगर इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए, जो पहले थे उसका भी रिकॉर्ड ले लिया जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सही गलत की बात, लेकिन वो भी देख लिया जाए कि कहाँ कहाँ थे। मेरे यहाँ मेरे गांव में
हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, हरिजन स्कूल है, सब में पढ़ाइयाँ होती थी और बच्चे अभी भी हैं वहाँ। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ से बंगाल बहुत नज़दीक है तो नेचुरली लोग उधर पढ़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन भाषा की ये दिक्कत है, तो इसको देखते हुए इसको जरा ढंग से इसका कर लिया जाए खोज की क्या है नहीं है। समीर कुमार मानती जी, हमको कहना है कि देखिए, बिहार से लड़ाई करके आंदोलन करके जो राज हम अलग किए हैं उसमें बांग्ला भाषा भाषी का संख्या भी बहुत है जो संघर्ष करके राज्य से अलग किए हैं। और हमको ये नहीं लगता कि बिहार में बांग्ला भाषा भाषी का संख्या बहुत ज्यादा होगा। और व्यवहारिक जीवन में हम तो कहेंगे कि आप भी खुद अपना बांग्ला भाषा भाषी है। हमको तो लग रहा है कि हमारा जिला का अगर हम बात करेंगे तो 90% बांग्ला में बात करते, बांग्ला में पढ़ाई लिखाई करते। और अगर बिहार में आज है, कल था, आज भी है, और हम लड़के अलग किए तो फिर आज हमको उस भाषा से वंचित किया जा रहा है। कहता कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही को पानी हराम होगा। हम लड़ाई करके राज हासिल किए और आज हम उस भाषा से वंचित हो रहे हैं। 90% हम अपना जिला का बात कर रहे हैं। आपको इसका अनुभव बहुत ज्यादा होगा, खुद आप बांग्ला भाषा भाषी है। पूरे राज्य में हमको लगता है कि बांग्ला भाषा भाषी का संख्या बहुत ज्यादा है। और माननीय मंत्री जी जो बोले 1600 का, उनका बात तो तमिल का नहीं कर सकता। हमको लगता है हमारे जिला में 1600 से ज्यादा होना चाहिए। और इन्होंने मेरा पूर्व वक्ता जो बोले, हो सकता है कि सरकार के लापरवाह के चलते, उदासीनता के चलते संख्या कम हो गया। लेकिन सही बात, अगर व्यवहारिक जीवन का बात करेंगे तो काफी बड़ा संख्या में बांग्ला भाषा भाषी झारखंड में है जो भाषा में बात करते हैं, जो भाषा में पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। लेकिन हमको लगता है कि उनका उचित सम्मान नहीं हो रहा, इसलिए बांग्ला अकादमी का अविलंब गठन किया जाए, ये मेरा मांग है। अरूप जी आप पूछ लीजिए और आप भी बोलिए। क्या आपके समक्ष सरकार के पास अभी मंत्री महोदय ने एक आंकड़ा दिया और हमारे ध्यान आकर्षण जो लाए फारूक चटर्जी, उन्होंने आंकड़ा दिया कि 42% बांग्ला भाषी लोग हैं। इन्होंने इनको मानने से इनकार किया। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारा जो झारखंड प्रदेश है ये पहले बिहार में था, लेकिन उस समय में हमारा जितना संथाल परगना से लेके आप ये एकदम पुरलिया सटा हुआ बोकारो जिला, या आप इधर धर लीजिए रांची का किनारे किनारे, आप सिल्ली से लेके सोनाहातू और ये बुंडू तक, और ये किनारे किनारे आप सिम्भू पूर्वी, ये सिम्भू का अगर चले जाएंगे किनारे किनारे, पूरे जिलों में बांग्ला भाषी लोग निवास करते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि ये जो हमारा प्रदेश के अंदर में जो भी खतियान हो या रजिस्ट्री ऑफिस में जो हम लोग रजिस्ट्री करते थे जमीन का आदान प्रदान का या खरीदारी का, सभी बांग्ला भाषी नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये तत्काल कुछ दिनों से हमारा हिंदी कुछ जो रजिस्ट्री ऑफिस में हो रहा है, लेकिन जो बांग्ला भाषा में रजिस्ट्री करना चाहते हैं वो लोग अभी भी बांग्ला भाषा में रजिस्ट्री कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब सवाल है कि पठन पाठन का अध्यक्ष महोदय, हम याद करेंगे कि हमारे इस प्रदेश में जब हम बिहार में रहा करते थे उस समय हमारा संथाली हो खेड़िया हो, मुंडा हो, या ओल चिकी हो या खोठा हो, चाहे कुरमाली या नागपुरी हो, इसकी पढ़ाई नहीं हुआ करती थी अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारा झारखंड प्रदेश अलग हो गया, उसके बाद में सरकार की मंशा जब सकारात्मक हुई कि अपने भाषाओं की पढ़ाई हो, इसलिए सरकार स्कूल में पढ़ाई प्रारंभ करने का काम किया अध्यक्ष महोदय। तो मेरा कहना अध्यक्ष महोदय, ये बांग्ला भाषा का जो हमारा विषय हुआ करता था, हमें पढ़ने का जो अवसर प्राप्त होता था अध्यक्ष महोदय, वो अवसर हमें अभी तक नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। या पहला क्लास से लेके आप हाई स्कूल तक हो या हाई स्कूल से ऊपर हो, इंटर हो चाहे बीए पर ग्रेजुएशन का हो, हमारा पढ़ाई का अवसर नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम ये चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, या सवाल जो उठाए अरूप चटर्जी, हम सभी लोग ये चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि बांग्ला अकादमी का गठन हो और पूर्ववर्ती दिनों से जो बांग्ला भाषी पढ़ने का इच्छा रखते हो विद्यार्थी, वो बांग्ला भाषा पढ़ने के लिए उनको कम से कम
अवसर मिले अध्यक्ष महोदय। इसलिए अनुरोध है मंत्री महोदय से कि ये गंभीर विषय है। बहुत संख्या के लोग बांग्ला भाषी हैं, আমরা বাংলা বলতে পারি, আমরা বাংলা বলি, আপনিও বাংলা বলেন অধ্যক্ষ মহোদয়। এই বাংলা ভাষাটা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য আমরা চাইছি কি বাংলাটা যেমন আমাদের একাডেমি হয়, আর একাডেমি হলেই আমাদের বাংলা ভাষার যে পড়ার ইচ্ছা রাখবে বিদ্যার্থী, ওরা বাংলা পড়বে। इसलिए निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि एक अब मंत्री जी से जवाब दिलवा देते हैं। अब मंत्री जी से जवाब दिलवाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, और वहाँ सत्संग में महोदय सदन की भावनाओं से अवगत हो गए। माननीय मंत्री जी सदन की भावना से अवगत हो गए। अब मंत्री जी का जवाब। मंत्री जी वहाँ बसे हुए महोदय, और काफी वहाँ का लोग जो है बांग्ला वाले का जमीन भी है, मकान भी है, सारे लोग हैं महोदय। अब देवघर में 15-20 हजार जो है बांग्ला भाषी वाले लोग हैं महोदय। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट बोलिए। आप जानते हैं कि पूरी सिंहभूम जिस तरह क्षेत्र है, यहाँ मैक्सिमम जो है बांग्ला भाषी बोलने वाला क्षेत्र है यहाँ पे। और हम लोग का भी चाचा जी का महाराजा के बोलने का है। जिस तरह खतियान भी है बांग्ला, पहले बांग्ला भाषा में से लिखा जाता था, अभी जस्ट चेंज हुआ हिंदी में। अभी बहुत सारे स्कूल जो बंद पड़े हुए हैं, जो बांग्ला एकेडमी स्कूल थे अभी बंद पड़े हुए हैं, तो उसको भी फिर से खोला जाए, ताकि हमारे क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं और उसको फिर से हमारे क्षेत्र में खुद का देखिए, हमारा बंगाल सटा हुआ है, उड़ीसा से सटा हुआ है, ये एरिया है हमारा घाटशिला विधानसभा, उसमें मैक्सिमम जो है कम से कम 70 से 90% जो है बांग्ला भाषा ही बोलने वाले वहाँ पे क्षेत्र है। और वहाँ एकेडमी हो, ऐसे मानना है हम लोग का भी, हमारा क्षेत्र का भी यही डिमांड है कि हमारा झारखंड में भी ये एक बांग्ला एकेडमी होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सहस्ताक्षरी के अलावे और भी बांग्ला भाषी जो माननीय सदस्य हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। मैंने सदन में जो आंकड़ा दिया था वो माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी ने 42% की संख्या कहा था, तो हमने उनको आंकड़ा दिया कि इंटरमीडिएट में 1695 बच्चे आ रहे हैं। मान्यवर, सरकार के चाह लेने से भाषाओं का संरक्षण नहीं होता है। भाषाओं का संरक्षण इस बात से होता है कि उस भाषा को बोलने वाले लोग उस भाषा को संरक्षित करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। यदि बांग्ला भाषा भाषी माता पिता अपने बच्चे को बांग्ला पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो अकादमियां बनने से, बांग्ला अकादमी बन जाने से भी भाषा का संरक्षण नहीं हो जाएगा। तो हम तो आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह जरूर कहेंगे कि जब अधियाचनाएं आती हैं कि इस स्कूल में, इस कॉलेज में बांग्ला के टीचर चाहिए, तो वैसी स्थिति में टीचरों का पदस्थापन होता है। तो हम तो माननीय सदस्यों से कहेंगे कि स्कूलों में बांग्ला भाषा भाषी को पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़े और यह आंकड़ा इतना सुदृढ़ हो कि सरकार को स्वयं निर्णय करना पड़े कि बांग्ला अकादमी झारखंड की साहित्य अकादमी से बाहर बने। और जब तक ये संख्या नहीं बढ़ जाती है, तब तक बांग्ला भाषा के संरक्षण के लिए झारखंड की जो साहित्य अकादमी बनी हुई है, हम लोग इसमें विशेष प्रयत्न करेंगे। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री जी को अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने आंकड़ा संग्रह किया 1695 विद्यार्थी इंटरमीडिएट का, हमारा कहना अध्यक्ष महोदय, हमारा इस क्षेत्र के अंदर में छोटा नागपुर, संथालपुरा या उत्तरी छोटा नागपुर या संथालपुरा क्षेत्र में या सिंहभूम क्षेत्र में, आप पुराने दिनों को आप याद करेंगे हम सब लोग कि 1932 खतियान अगर अभी भी है तो बांग्ला में अध्यक्ष महोदय, अभी भी अध्यक्ष महोदय। और 1901 पर एक अध्यक्ष मंत्री महोदय
तो मेरा अध्यक्ष 1932 में अध्यक्ष महोदय, और भारत सरकार के द्वारा हमारा सर्वे हो रहा है और सर्वे में बहुत सारी त्रुटियां हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हिंदी भाषी लोग बंगला जो हमारा डीड था, खतियान था, ये सारे लोग नहीं पढ़ पाने के कारण से हमारा सर्वे सेटलमेंट में बहुत सारी त्रुटियां हुई है। अभी ये अलग विषय है अध्यक्ष महोदय। अभी हम लोग ये चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि झारखंड प्रदेश के अंदर में 42% अरूप चटर्जी साहब ने कहा है कि हमारा बांग्ला भाषी लोग हैं। हम तो माननीय मंत्री से कहना चाहते हैं कि ध्यानाकर्षण आया है अध्यक्ष महोदय, हम एक मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिला में आप सर्वे करा लीजिए कि कितना बांग्ला भाषी बोलने वाले लोग हैं, उसके आधार पर आप तय करिए कि अकादमी होगा कि नहीं होगा। आज यही सदन है अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, यही सदन है अध्यक्ष महोदय कि भोजपुरी का उत्पत्ति बिहार से हुआ, लेकिन इसी सदन में भोजपुरी का मान्यता मांगता है अध्यक्ष महोदय। हमारा उत्पत्ति तो ये बंगाल में हुआ अध्यक्ष महोदय। हम लोग ये बीरभूम और सिंहभूम में रहते अध्यक्ष महोदय, और हमारा यह परंपरा रहा है बांग्ला भाषा भाषी का, परंपरा रहा है पर्व त्योहार का अध्यक्ष महोदय, हमारा संस्कृति रहा है, हमारा संगीत है, हमारा क्या बोलते हैं, हम लोग नाटक करते थे बांग्ला में अध्यक्ष महोदय, और अभी बोल रहे 1625 विद्यार्थी इंटरमीडिएट में हमको दिखाई दे रहा है। आप अगर बच्चों को शिक्षा का प्रारंभ में अगर स्कूल देने का काम करेंगे तो बच्चे अवश्य पढ़ने का काम करें अध्यक्ष महोदय। मैं बोकारो जिला से आता हूँ अध्यक्ष महोदय, अभी भी बांग्ला स्कूल हमारा चास में अध्यक्ष महोदय। अब मंत्री जी का इसलिए निवेदन है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर समस्या। मान्य मंत्री, मान्यवर, माननीय सदस्य की चिंता अपने क्षेत्र और अपनी भाषा के लिए जायज है, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। लेकिन मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के काल में झारखंड में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए पुराने दस्तावेज बांग्ला भाषा में दिखते हैं। मान्यवर, इस बात को बहुत जरूरी समझना कि लैंग्वेज और डायलेक्ट दो अलग अलग चीजें हैं। बोली अलग चीज है और भाषा अलग चीज है। बोली बोलने वाले तो हैं मान्यवर, इस बात के लिए मैं भी इनकार नहीं करता हूं, लेकिन उस भाषा के संवर्धन के लिए उस भाषा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कहाँ है? मैंने तो यही कहा। मैं तो आपके माध्यम से उनसे आग्रह करता हूं कि अपने अपने जिलों में जहां जहां वो लोग हैं, वो बच्चों को प्रेरित करें पढ़ाने के लिए। सरकार स्कूल में शिक्षक, कॉलेज में प्रोफेसर देने का काम करेगी, और ये संख्या जब सुदृढ़ हो जाती है तो फिर बांग्ला एकेडमी के गठन का प्रस्ताव आएगा। तब तक साहित्य एकेडमी में हम लोग इसको करेंगे। अब छोड़ दी, अब बहुत देर सब मैं आपको आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को केवल इतना ही आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी ने एक आंकड़ा सामने रख दिया कि 1600 बच्चे हैं इंटरमीडिएट के। क्या सरकार यह पता लगाए कि जब से राज्य प्रारंभ हुआ उस समय कितने बच्चे थे और इन 25 सालों में कितना क्षरण हुआ और किन कारणों से क्षरण हुआ? आखिर हमने अगर वो व्यवस्था नहीं दी तब क्षरण हुआ। अगर ये आंकड़े सरकार अगर एकत्र करे तब सरकार का ध्यान उस दिशा में जरूर जाएगा कि बच्चे थे, बच्चों को व्यवस्था ना मिली तो बच्चों ने बंगला छोड़ दिया। बस इतना ही आग्रह होगा। अब हो गया आरोप जी, छोड़ दीजिए। अब माननीय राज सिन्हा जी, श्रीमती मंजू कुमारी जी अनुपस्थित हैं। चलिए, श्वेता सिंह जी का स्थगित कर दिए। अनंत प्रताप देव जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, जो राज्य में JBVNL के द्वारा स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं अध्यक्ष महोदय, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर इलाके में भी एक पंखा चलाना, एक बिजली भी जला रहे हैं, उनको भी
10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजार तक का बिल आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, 200 मीटर यूनिट सरकार के द्वारा बिजली मुफ्त की योजना भी चलाई गई है। अध्यक्ष महोदय, आखिर इस तरह से त्रुटि हो रही है, ग्रामीण कहां जाएंगे? ऊर्जा मित्र के द्वारा जो गड़बड़ी की जा रही है स्मार्ट मीटरों में, मैं आपके आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये यानी तो स्मार्ट मीटरों को बदल दिया जाए, क्योंकि गरीब परेशान है। जिसका मंत्री से उत्तर ले लेते हैं, उत्तर ले लेते हैं माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो पूरक विषय है महोदय, ये स्मार्ट मीटर में कई गड़बड़ियां हैं और उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल देना पड़ता है, यही उनका पूरक है महोदय। तो महोदय देखिए, दो विषय है महोदय, स्मार्ट मीटर लग रहा है और हम समझते हैं कि महोदय स्मार्ट मीटर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, और अगर कोई गड़बड़ी कहीं पर अगर किसी कारण से होता है महोदय, तो उसका निवारण भी किया जा रहा है महोदय। उत्तर में भी अंकित है कि कौन कौन नंबरों पर आप, टोल फ्री नंबर है, उन नंबरों पर संपर्क करेंगे तो आपका अतिशीघ्र निष्पादन भी होगा। इसलिए कहीं किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं महोदय। माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि अगर कोई इस तरह का साक्ष्य है तो हमें दें, निश्चित तौर पर उसका निदान करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारा मात्र यही एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि जो गड़बड़ी स्मार्ट मीटर पे हो रही है, जबरदस्ती बिल भी लिया जा रहा है बिजली के पदाधिकारियों गण के द्वारा। मेरे आपके आसन से यही आग्रह है, जो त्रुटियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, वो हम माननीय मंत्री जी को दे देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर किसी गरीब का 50,000, 60,000, 1 लाख तक का बिल आता है तो कम से कम उस बिल को जबरदस्ती भुगतान न करवाया जाए। कम से कम अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को अपना कागज, अपना जो, चूंकि 200 यूनिट भी फ्री है, इन लोग उसका तो लाभ ले नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके आसन से यही आग्रह है अध्यक्ष महोदय, सारे, हमको लगता है कि जितने भी विधायक यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोगों के विधानसभा क्षेत्र में ये प्रश्न जो है बार बार आता है अध्यक्ष महोदय कि स्मार्ट मीटर के चलते गरीब जो है दंश झेल रहे हैं। इसलिए आपके आसन से आग्रह है कि अगर गड़बड़ी के तहत जितना भी बिल आता है उसकी जांच कराया जाए, उसका बात को रखा जाए और अविलंब उसको दुरुस्त करा करके बिजली बिल बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड संस्था निबंधन नियमावली 2005 की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 21 करोड़ 75 लाख रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए। महोदय, यह प्रस्ताव राज्यपाल जी के सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्यगण, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदानों की मांग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग, इसमें सर्वश्री नवीन जायसवाल महोदय, सत्येंद्र नाथ तिवारी महोदय, राज्य के प्रथम अनुपूरक बजट महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है
और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में और आपके कार्यालय कक्ष में भी माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के साथ ये बातें हुई थी कि चाहे वो छात्र का मामला हो या फिर किसानों के सुखाड़ का मामला हो, इन सब बातों की चर्चा प्रथम अनुपूरक बजट के ऊपर जो वाद विवाद होगा उस पर किया जाएगा। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि आज राज्य का विपक्ष सदन के अंदर मौजूद नहीं है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर उनका न होना ये बताता है कि उन्हें संसदीय व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। महोदय, आज का दिन हम सबके लिए विशेष है सर। मैं इस सदन के माध्यम से झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों, आदिवासी, युवाओं और आम जनता की आवाज आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। राज सिन्हा जी कटौती प्रस्ताव क्रमांक 05 से 7 व्यापक है करने के बाद ये लोग सदन से अनुपस्थित है, इसलिए मैं सामान्य वाद विवाद दूसरी पाली में नवीन जायसवाल जी, सत्येंद्रनाथ तिवारी जी सारे अनुपस्थित, राज सिन्हा जी सारे अनुपस्थित, सामान्य वाद विवाद दूसरा पाली में प्रारंभ होगी। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला भवनाथपुर विधानसभा में करीब नहीं की बारिश हुई है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग रांची में आते हैं तो देखते हैं बारिश हो रही है, लेकिन हमारे इलाके में और खास करके भवनाथपुर विधानसभा और गढ़वा जिला में बारिश नहीं के बराबर है और अभी तक रोपनी तक भी हमको लगता है कि 80 से 90% रोपनी नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके आसन से आग्रह है कि संपूर्ण गढ़वा जिला को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए और राहत कार्य दिलवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में शामिल अनुदानों की मांगों पर आज दिनांक 10 अगस्त 2026 को सभा में वाद विवाद और सरकार के उत्तर के निमित्त 3 घंटे माने 1 घंटा अतिरिक्त, साधारणतः 2 घंटा चर्चा करते हैं, लेकिन उस दिन जो कार्य मंत्रणा में बात हुई इसके लिए अतिरिक्त 1 घंटा 180 मिनट उपलब्ध है। सरकार के उत्तर के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित करते हुए शेष 160 मिनट का आवंटन निम्न प्रकार से करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सदस्य संख्या 34 67 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 21 41 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 16 32 मिनट,
राष्ट्रीय जनता दल 4 8 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन सदस्य संख्या 2 4 मिनट, आजसू पार्टी 1 2 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 1 2 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 1 2 मिनट, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 1 2 मिनट। माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। हाँ अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। माननीय संसदीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः 2 घंटे का वाद विवाद निर्धारित था जी, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्षी सदस्यों के द्वारा ये मांग की गई कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति है, छात्र का आंदोलन है, तो ऐसे विषयों के लिए आपका नियमन आया था कि चूंकि प्रथम अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होना है, जिन माननीय सदस्यों को राज्य के ज्वलंत समस्याओं के ऊपर अपने बातों को रखना है, उसके लिए 1 घंटे की अवधि बढ़ाई जाती है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि अब 1 घंटे की अवधि बढ़ाने का कोई औचित्य रह गया है, इसलिए कि जिन्होंने ये मांग की थी वही सदन के अंदर उपस्थित नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि बेहतर ये है कि जो यहाँ उपस्थित है हर दल के, उनके एक एक सदस्यों को बुलवा लीजिए, सरकार का उत्तर करवाइए। जब विपक्ष को ही इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है तो हम लोग अपनी प्रक्रिया को पूरी करें। धन्यवाद। चलिए चलिए अध्यक्ष उमाकांत रजक जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा मानसून सत्र में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट में कुल राशि 8,399.31 करोड़ की मांग रखी है। इसमें से 7,256.25 करोड़ राजस्व व्यय और 1,143.06 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है। सबसे अधिक राशि ग्रामीण विकास विभाग 4,258.78 करोड़ का है। प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा अनुसूचित जनजाति, एससी एवं पिछड़ा वर्ग में 912 करोड़, ग्रामीण कार्य में 885.83 करोड़, गृह जेल एवं आपदा प्रबंधन में 490.69 करोड़, पेयजल एवं स्वच्छता 271.61 करोड़, पंचायती राज में 244.80 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में 218.17 करोड़, खाद्य एवं भूतत्व में 173.65 करोड़ रुपया का अनुपूरक बजट सरकार ने रखा। अध्यक्ष महोदय, हम इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा रही है पक्ष और विपक्ष का, और ये वाद विवाद है अध्यक्ष महोदय। और हमको लगता है कि आज विपक्ष के लोग नदारत हैं, उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, जनता के प्रति और जनता के समस्याओं के प्रति वो लोग गंभीर नहीं है। इसलिए हम लोग सुबह से ही देख रहे हैं लोग नदारत है, और सरकार काफी गंभीर अध्यक्ष महोदय, जनता के हित के लिए, जनता के कामों के लिए, जनता की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, झारखंड के विकास के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, और सरकार काफी गंभीर है छात्रों के प्रति अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार ने छात्र आंदोलन में जितनी तत्परता और गंभीरता दिखाने का काम किया अध्यक्ष महोदय, इस भारतवर्ष में किसी भी सरकार ने नहीं दिखाया होगा। और आज पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का एक नैरेटिव तैयार करने का प्रयास झारखंड प्रदेश में चल रहा है अध्यक्ष महोदय।
और ये भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव तैयार करने का प्रयास है अध्यक्ष महोदय, ये प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारा झारखंड प्रदेश में सरकार चल रहा है अध्यक्ष महोदय, और बड़ा पारदर्शिता के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ हेमंत सोरेन जी सरकार चला रहे अध्यक्ष महोदय। और झारखंड प्रदेश के आदिवासी हो, मूलवासी हो, पिछड़ा हो, जो आदिवासी झारखंड प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, सभी लोग हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व पर और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही सरकार पर लोगों का विश्वास है अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार तत्परता के साथ, हम इस सदन में कहना चाहते हैं जवाबदेही के साथ अध्यक्ष महोदय, कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये छात्र हमारे हैं और हमारी सरकार छात्र के हैं। इसलिए इस गंभीरता को दिखाते हुए सरकार ने छात्रों की सभी मांगों को पूरा करने का काम किया अध्यक्ष महोदय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया बुला करके हमारी सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास और एक षड्यंत्र कर रही है अध्यक्ष महोदय, जो कि वो विफल नहीं होंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है अध्यक्ष महोदय। हम सदन में ये कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, अभी कहना बहुत सारा था अध्यक्ष महोदय, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, ये विपक्ष वाले लोग नहीं है इसलिए नहीं मजा आ रहा है अध्यक्ष महोदय। हम कहना चाह रहे थे अध्यक्ष महोदय, बड़ा बुनियादी फर्क है अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष में बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी से और सत्ता पक्ष के विचारधारा में चलने वाली सरकार के साथ अध्यक्ष महोदय, बहुत बुनियादी फर्क है अध्यक्ष महोदय। आप कहेंगे बुनियादी फर्क क्या है अध्यक्ष महोदय? बुनियादी फर्क ये अध्यक्ष महोदय कि जब हम कहीं कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम याद करते हैं अपने महापुरुषों का। आपके पीछे लगा हुआ फोटो अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं। हम झारखंड में याद करते हैं बिरसा मुंडा को याद करते हैं, तिलका मांझी को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय, सिद्धू कानू को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय, और शिबू सोरेन जी को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग विनोद बिहारी महतो को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने संघर्ष किया इस प्रदेश के अंदर में अध्यक्ष महोदय। वीर बुद्धू भगत को हम लोग याद करते हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग शेख भिखारी जी को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग फूलो झानो को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय, और हम लोग तेलंगाना खड़िया को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग याद करते हैं प्रदीप यादव को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन बुनियादी फर्क यह है अध्यक्ष महोदय, ये जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी याद करती है। हम लोग समाचार के माध्यम से या आपका हर कार्यक्रम में टीवी में या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं अध्यक्ष महोदय कि ये सारे लोग ढोंगी है अध्यक्ष महोदय। ये लोग याद किसको करते हैं अध्यक्ष महोदय? हम लोग याद करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय। हम लोग याद करते हैं भगत सिंह को, हम लोग याद करते हैं खुदीराम बोस को, हम लोग याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कहीं इसकी जब प्रोग्राम होता है, कोई मीटिंग होता है, कोई सभा होती है, तो ये याद किसको करते हैं? ये लोग याद करते हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगांवकर को याद करते हैं, ये याद करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय, ये याद करते हैं दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हैं अध्यक्ष महोदय। ये बुनियादी फर्क है अध्यक्ष महोदय। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश के अंदर में झारखंड के हित में वो झारखंड की जो छात्राएं हैं, जुआएं हैं, उनको रोजगार देने का, उनको शिक्षा अच्छा देने का। लेकिन यहाँ पर एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झारखंड की सरकार को बदनाम करने का जो इनका प्लानिंग है, ये प्लानिंग को हमारी सरकार और हमारी सरकार चलाने वाले मुखिया हेमंत सोरेन जी नाकाम करने का काम करेंगे, इस पूर्ण विश्वास है अध्यक्ष महोदय। और ये लोग ढोंगी है अध्यक्ष महोदय। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी लड़ाई लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस लड़ाई लड़ रहे, भगत सिंह फांसी में चढ़ गए, लेकिन यही चापलूसकार लोग अंग्रेज का दलाली कर रहे थे अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही लोग है, चाटुकार है अध्यक्ष महोदय।
अंग्रेज को तो ये लोग चाय का बहुत सारा कुछ पिला रहे थे मंत्री महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है अध्यक्ष महोदय कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी देखे, आप भी सुने होंगे अध्यक्ष महोदय कि बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई अध्यक्ष महोदय। वो पार्टी का नाम हुआ झारखंड विकास मोर्चा, और झारखंड विकास मोर्चा नाम हुआ अध्यक्ष महोदय। उसमें एक समय में था कि 11 विधायक हुआ करता था, बाद में 5-6 विधायक हुआ, एक को भी रख नहीं पाए अध्यक्ष महोदय। अभी पूरा उसी का भाव भारतीय जनता पार्टी में चल गए। लेकिन जब ये झारखंड विकास मोर्चा चला रहे थे, उस समय में इन्होंने कहा कि हम जो है कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। और आज फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सदस्यता लिया और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है अध्यक्ष महोदय। वही बाबूलाल मरांडी आज वहां पर जाके बैठे हुए हैं। उनको अभी सुने हैं कि मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव करने के लिए गए थे। ये लोग नाटक कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों ने जब आवाज उठाई नीट एग्जाम का, पेपर लीक का, अब पूरा देश का छात्र जब दिल्ली में पहुंचने लगा, दिलों का छटपटी छूट गया। और वहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का जब संसद घेराव के लिए लोग गए, तो लोग बड़ा ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किधर से भागेंगे किधर से नहीं, आप देखे होंगे। ये तो लपक के गाड़ी चढ़े और प्रधानमंत्री अपना घर भाग के चले गए अध्यक्ष महोदय। उसी का एक डुप्लीकेट यहाँ करने का काम ये लोग कर रहे अध्यक्ष महोदय। अब ये लोग वहाँ खेलगांव का मैदान में अभी बैठे अध्यक्ष महोदय, लोगों को रखा गया है। हमारा कहना है अध्यक्ष महोदय कि हमारी सरकार पूरा एकदम संवेदनशील है और हमारी सरकार झारखंड के हित में काम कर रही है। और आने वाले दिन में झारखंड के गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी दबे कुचले लोगों के लिए काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए अनुपूरक बजट लाया गया अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं अनुपूरक बजट पास हो और झारखंड में सभी गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी दबे कुचले लोगों के लिए निरंतर काम हमारी सरकार करे। और जो हमारा छात्र का जो अभी समस्या है और हमारी सरकार ने जो पहल किया है, ये पहल बड़ा ही सकारात्मक है। हम इस सदन के माध्यम से छात्रों से भी अपील करना चाहेंगे कि मेरे छात्रों, मेरे नौजवान साथियों, आप ये भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से निकलने का काम करिए। आप विश्वास करिए हेमंत सोरेन जी को, और हेमंत सोरेन जी के विश्वास पर आप अपने आंदोलन को खत्म करने का काम करिए। एकदम दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो षड्यंत्रकारी होगा, जो इसमें पेपर लीक करने में शामिल होगा, सभी लोगों को जेल के शिकंजे में हेमंत सोरेन जी डालने का काम करेंगे। ये हम पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। यही कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। जी अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं इस अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। राज्य देश एक बड़ा विचित्र स्थिति से गुजर रहा है महोदय। आज जिस प्रकार से हमारे विपक्ष सदन में नहीं है, ये दर्शाता है कि इनकी जवाबदेही झारखंड की जनता और झारखंड के बच्चों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नीट में हो रही गड़बड़ी को लेकर जो छात्रों ने जो आंदोलन किया महोदय, और वहां जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीका से प्रोटेस्ट किया, पूरे देश के छात्र इसीलिए वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, नीट के प्रोटेस्ट में महोदय, कि देश चाहता था कि एक अच्छे वैज्ञानिक इस देश में आवे, एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे। छात्र चाहते थे कि एक अच्छे डॉक्टर इस देश में रहे। छात्र चाहते थे कि अच्छे वैज्ञानिक के साथ अच्छे इंजीनियर इस देश में रहें। जब वहां पे ये लोग जब फेल होते हैं महोदय, अब ये लोग जो है कि
झारखंड में बच्चों का जो जेपीएससी का जो लड़ाई था उसको अब भाजपा के लोग राजनीतिकरण देना शुरू कर दिए। छात्रों की लड़ाई को ये लोग राजनीतिकरण दे करके छात्रों का जो डिमांड है, छात्रों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को ये लोग कमजोर कर रहे हैं। और ये आज ये दर्शा रहे हैं कि ये लड़ाई सत्ता वर्सेस विपक्ष का हो गया है। ये दर्शाना चाह रहे हैं, जिसमें छात्रों को नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक, एक एक सांसद को कोई मतलब नहीं है छात्रों से। आज अगर हम इतिहास देखें महोदय, झारखंड बनने के बाद आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी थे। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी छात्रों के साथ में, छात्र नहीं महोदय, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको बुला, जो कोचिंग संचालन कर, उनको बुला करके एक नैरेटिव सेट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हम महोदय, हम जेपीएससी, इन लोगों का सांस फूल गया महोदय। 2019 तक सांस फूल गया इन लोगों का चौथा जेपीएससी कराने में, और आज हम 14वें जेपीएससी हम करा रहे हैं महोदय। ठीक है, मानते हैं कि कहीं कहीं पे गड़बड़ियां हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार की उदारता देखिए, हेमंत सोरेन की उदारता देखिए महोदय, कि आज हम सभी जानते हैं कि सीबीआई और ईडी सेंट्रल का तोता है, फिर भी हमारी सरकार ने, हेमंत सोरेन ने सहमति देने का प्रयास किया है कि हम ईडी से भी अगर जरूरत पड़ेगा तो हम ईडी से भी जांच कराएंगे। ये है हमारी पारदर्शिता। आज महोदय देश कई एक दौर से गुजरा महोदय। कोरोना काल भी हम लोगों ने देखा, ये भाजपाई क्या कर रहे थे, सब्जी बना रहे थे महोदय, हमारी भाभीयों को से ट्रेनिंग ले रहे थे, ये सब्जी बनाने का ट्रेनिंग ले रहे थे। हम क्या कर रहे थे महोदय, हम गैस सिलेंडर का व्यवस्था कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री हवाई जहाज से मजदूरों को लाने का काम कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे महोदय, रेल से ला रहे, बस से ला रहे, ये कर रहे थे। हमारे गठबंधन के साथी सेंट्रल से लेकर के यहाँ तक राहुल गांधी वहां पे मजदूरों से मिल रहे थे कि जिस प्रकार से इन लोगों ने लॉकडाउन किया था, उस लॉकडाउन में राहुल गांधी मजदूरों से मिल रहे थे और ये प्रयास कर रहे थे, एक संदेश देने का काम कर रहे थे कि लोग अपने घर सकुशल जाएं। और ये लोग क्या कर रहे थे महोदय, लॉकडाउन का मजा ले रहे थे। हम लोग उस टाइम रेमडेसिविर का व्यवस्था हम लोग कर रहे थे महोदय। हम लोग क्या कर रहे थे, गैस सिलेंडर का व्यवस्था कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे महोदय, ऑक्सीजन का व्यवस्था कर रहे थे। तो ये है हमारा उपलब्धि आज के तारीख में महोदय। छात्रों का डिमांड हम मानते हैं, छात्रों का डिमांड जायज हो सकता है, छात्रों का डिमांड जायज हो सकता है, लेकिन हम कार्रवाई तो कर ही रहे हैं और कार्रवाई होनी भी चाहिए महोदय। कार्रवाई होनी भी चाहिए कि दये, अगर इस राज्य को अगर कोई खोखला करना चाहता है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये बात भी है कि सीबीआई ने आज तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं जमा किया है, दूसरी और चौथी जेपीएससी का, जिसमें कई बड़े हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनके रिश्तेदारों का भी नाम है। ये नाम भी उजागर होना चाहिए महोदय। आज के तारीख में ये आंदोलन जेपीएससी का था, इसको सीजीएल में कन्वर्ट कर दिया। अगर सीजीएल में भी गड़बड़ हुआ है तो हम भी उस पर जांच करेंगे और उस दिशा में हम बढ़ भी रहे महोदय। लेकिन चूंकि आज इन लोगों को संघर्ष कराना था, रांची में इन लोगों को संघर्ष कराना था। ये लोग संघर्ष कराने का, इन लोगों के अंदर में इस राज्य को अशांत करने का, इस राज्य में विधि व्यवस्था सही ना हो पाए, इसका इन लोगों को केवल इसका मलाल है। ये लोग चाहते हैं कि इस राज्य में उपद्रव बढ़ता जाए। आज महोदय कई एक कार्य को हम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपने अपने क्षेत्रों का, राज्य के कई एक मसलों का गंभीरता पूर्वक हम विचार भी कर, और हम चाहते भी हैं कि समाधान होए और हम समाधान की ओर बढ़ते भी हैं महोदय। हम सुनते भी हैं, हमारी सरकार सुन भी रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं कि सत्ता पक्ष के लोग भी कभी कभी सरकार से अपनी असहमति जताते हैं, लेकिन वो संवैधानिक तरीका से जताने का प्रयास करते हैं महोदय। आज चूंकि हम अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं महोदय, मैं सरकार से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे कई एक योजना है जिसको आज धरातल पे उतारने की जरूरत है। आज के तारीख में आज विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आज छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है महोदय ओबीसी छात्रों का। ये कर एसटी एससी और ओबीसी को ये लोग बांटना चाह रहे हैं, हमारे बच्चों को। आज इनसे
एक बार भी हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं कि भाई केंद्र सरकार का जो केंद्रांश है राज्यांश में शामिल हुआ कि नहीं हुआ, हमको दिया गया कि नहीं दिया गया, इसके बारे में ये लोग चुप्पी साध देंगे महोदय। और आज के तारीख में भले केंद्र से हमको मदद मिले ना मिले, लेकिन ये लोग इल्जाम लगाएंगे कि राज्य नहीं दे रहा है। तो इनका ये लोग चाहते हैं कि चिट भी इनकी और पट भी इनकी। तो देश की जनता आज समझ रही है, देश राज्य के युवा हमारे समझ रहे हैं कि पहले तुम तो वृद्धा पेंशन का 200 रुपया नहीं दे पा रहे हो, 200 रुपया ये लोग नहीं अपना केंद्रांश नहीं दे रहा है महोदय। तो आज के तारीख में सवाल बनता है और सवाल हम लोग पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि भाई आप केंद्र जो आज हम हल्ला कर रहे हैं ना, हम कहते हैं ना कि भाई हमको एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा की बात कर रहे हैं। तो आज के महोदय कुछ कह रहे थे महोदय, थोड़ा संक्षिप्त करिए। आपके जैसे आ गया हो महोदय, मैं वैसे। लेकिन एक चीज मैं सरकार से सलाह, वो भी एक सलाह देना चाहता हूँ महोदय। मैं तो रांची का विधायक हूँ, शहर क्षेत्र भी है, रोज दिन तकरीबन पुतला दहन भी हो रहा है महोदय, हमारा भी। माननीय मंत्री ग्रामीण शायद यहाँ पे नहीं है, अनुरोध ये रहेगा कि एक बुनियादी जरूरत है बिजली, पानी और सड़क। अनुरोध यह रहेगा कि बिजली को लगाने में हम तकरीबन कामयाब हो रहे हैं, हम अंतिम घर तक भी बिजली पहुंचाने में तकरीबन हम कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो रोड का व्यवस्था है महोदय, पैकेजिंग सिस्टम हमारा था, पैकेजिंग सिस्टम में सारे माननीय विधायकों को आज के तारीख में इसका हमको लगता है कि ये दंश झेलना पड़ रहा है। इस व्यवस्था के तहत महोदय बहुत सारे रोड जो हैं छूटे हुए हैं, बहुत सारे रोड छूटे हुए हैं। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से महोदय मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उस व्यवस्था को पुनः लाया जाए, ताकि जो है क्या कि जो रोड जो 10 वर्षों से 15 वर्षों से गड्ढा पड़ गया है महोदय, गड्ढा पड़ गया है, पानी भर गया है, कीचड़ हो गया है, लोगों को निकलने आने जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आज डिजिटल युग है महोदय, तुरंत लोग सोशल मीडिया में डालते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस क्रिटिसाइज से हम भाग नहीं रहे। वो हमारी जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है कि हमको उस व्यवस्था को हमको उसको देना पड़ेगा जनता को। तो मैं अनुरोध करूंगा कि उस व्यवस्था को ला करके फिर से हम लोगों को वो रोड दिया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पे हैं, कोई उपाय लगाइए कि ये बजट में आ जाए, पैसा मिल जाए, हमको क्षेत्र में मिल जाए, क्षेत्र में वो जो रिपेयरिंग वाला काम है वो भी हमको मिल जाए। कई बातों को कहना था महोदय, लेकिन आपका इशारा हो रहा है कि संक्षेप में कहने का, लेकिन अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक बात को जरूर मैं कहना चाहूंगा महोदय। ये लोग जो हैं, ये जो भाजपा के लोग हैं और भाजपा गठबंधन के लोग हैं, ये तैयारी 2026 का अनुपूरक बजट का खाली नहीं है, 2029 में ये तमाम लोग खाली नजर आएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं महोदय। इसी के साथ में अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी, बिना विलंब किए अपना बातों को रखिए। अध्यक्ष महोदय, आज मैं अनुपूरक बजट के फेवर में बोलने के लिए खड़ा हूं महोदय। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारे विपक्ष के सदस्य कोई यहाँ नजर नहीं आ रहे महोदय। आप जानते हैं कि पूरे राज्य का विकास के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विकास करने के लिए वो सारा प्लानिंग बना करके करने जा रहे हैं और सब जगह कर रहे हैं महोदय। अभी आप पूरे राज्य का रोड देखेंगे महोदय, चकाचक मिलेगा, जितना भी मेन रोड है, हाईवे रोड है, सब जगह महोदय। लेकिन इन लोगों को नजर नहीं पड़ता है महोदय, ये लोग हर समय नेगेटिव बात करते हैं महोदय। अभी जो है किसानों का मामला है, पानी का समस्या है, उसके लिए आवाज बुलंद करना चाहिए, बेरोजगार के लिए आवाज बुलंद करना चाहिए, किसानों के लिए आवाज बुलंद करना चाहिए। लेकिन ये लोग जब भी खड़ा होते हैं, जब भी आते हैं, नेगेटिव बात करते हैं महोदय। आज हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ, चट्टानी एकता के साथ सरकार चला रहे हैं और मजबूती के साथ चला रहे हैं महोदय। अभी आपको वर्तमान में मैं बता देना चाहता हूं
कि देवघर जो है बाबा नगरी है महोदय, पूरे देश विदेश से सारे श्रद्धालु आज जो है 4 लाख से अधिक जो है श्रद्धालु आए हुए हैं महोदय। लेकिन हमारी सरकार मजबूती के साथ आज जो है वहाँ का व्यवस्था, प्रशासन का व्यवस्था, सारे पदाधिकारी का व्यवस्था, वहाँ के सारे लोगों का व्यवस्था इतना मजबूत है महोदय कि आज जो है पूरे देश और दुनिया के लोग वहाँ जो है दर्शन बाबा का करके और नाम लेकर के जा रहे हैं महोदय। हेमंत सोरेन जी का नाम लेकर के जा रहे हैं, सुदीप सोनू जी का नाम लेकर के जा रहे हैं महोदय। इतना तगड़ा व्यवस्था है महोदय, लेकिन इन लोगों को तो दिखाई नहीं पड़ेगा महोदय। कुछ भी कर दीजिए लेकिन नेगेटिव ही नेगेटिव बोलेंगे महोदय। आज तक तो कुछ किया नहीं। आज हेमंत सोरेन जो है गरीब का बेटा, आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बने हैं महोदय। इन लोगों को जो है पच नहीं रहा है, जब भी बोलेंगे नेगेटिव ही बोलेंगे। चाहे हेमंत सोरेन इसको जो है स्वर्ग का कुर्सी पर बैठा देंगे तो यो कभी नहीं बैठेंगे महोदय। इसलिए जनता कभी माफ नहीं करेंगे महोदय। ये लोग जो है अभी भी कोरोना फैलाने के लिए देख रहे महोदय, सब में मुंह में जो है मुंहखरी लगा करके आते हैं महोदय। इन लोगों को जनता भेजा है कि विकास के लिए आप बात रखिए, क्षेत्र में बात रखिए, विधानसभा में, लेकिन ये लोग जो है महोदय बोलने से इनकार करता है, क्षेत्र का विकास करने से इनकार करता है, जनता का सवाल को बोलने से इनकार करता है महोदय। इसलिए आने वाला समय इन लोगों को जनता जो है जवाब देगी और आने वाला समय में विपक्ष में एक भी जो है विपक्ष नहीं रहेगा, इसी तरह खाली नजर आएगा महोदय। इतना ही कहकर मैं अपना बात को माननीय सदस्य स्वरूप चटर्जी जी। सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा जो इतनी त्वरित गति से जांच करते हुए आज जेपीएससी चेयरमैन खिंगायते का भी अरेस्टिंग अभी खबर मिली है जो उनका हुआ, तो इसके लिए सरकार धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि उन्हीं के लिए आज सारे सड़कों पर पूरी झारखंड में आक्रोश इतनी फैली हुई है। अध्यक्ष महोदय, आज सप्लीमेंट्री बजट के ऊपर बोलने पर मैं खड़ा हुआ हूँ। आज सप्लीमेंट्री बजट जब पेश हो रही है, मैं चाहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो टेट पास के शिक्षक हैं, पैरा शिक्षक हैं, इन शिक्षक जो है ये झारखंड के बच्चे हैं और इन शिक्षकों को डायरेक्ट बहाली किया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की भी राय है और परीक्षा की लंबी कतार लगने से पहले हम समझते हैं जो टेट पास के सारे बच्चे जो आज पैरा टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, इनको इमीडिएटली अब डायरेक्ट बहाल करें। अध्यक्ष महोदय, आज अनुबंध कर्मी भी सारे लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। हमें हमारे यहाँ सैया बहनों को मात्र 2000 रुपया मिलती है और उसके साथ 1000 रुपया बहुत ही पेपर वर्क करने के बाद मिलती है, मतलब सब मिला के 3000 और 2000 रुपया जो है 6-6 महीना में आप देते हैं 5000 रुपया। आप उसी जगह पर बंगाल सरकार की देख लीजिए, आगे 6500 थी, अभी 11,500 के रूप में आप बंगाल सरकार दे रही है। कम से कम हमारे झारखंड सरकार को जो 42,000 सैया बहनें हैं जो काम कर रही है पूरे झारखंड में, उनके ऊपर उनको इमीडिएटली उनकी बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ जो रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायक है, पोषण सखी है, अदर हेल्थ वर्कर्स है, इनकी भी मानदेय में हम समझते हैं जो वृद्धि करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं जो 14वां सिविल सर्विस जो है जेपीएससी की, उसने इमीडिएटली पीटी की परीक्षा रद्द कर दी और मांग करता हूं जो सीजीएल परीक्षा आप अगर हाई कोर्ट के आदेश अनुसार उनकी बहाली किए हैं, लेकिन सीजीएल परीक्षा की भी जांच करते हुए उन एजेंसियों के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं दी गई है सारे को रद्द करें। उसमें हाई कोर्ट हमें नहीं लगता है जो कहीं भी रोक लगाएगी। जो अगर गलत तरीके से बहाली हुई तो उन तमाम व्यक्तियों को आप कंटिन्यू करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, और एक बात, आप जेपीएससी जेएसएससी तो दूर, आप जैक की भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो 1 से लेकर आप परीक्षा लेते हैं 10 तक, उनकी ओएमआर सीट देखिएगा आप। सीबीएसई आईसीएसई में 2 पन्ना का क्वेश्चन पेपर रहता है
आपकी जैक की OMR सीट 100 पन्ना की होती है, एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर, और वो भी कलकत्ता जाती है, वो भी बहुत बड़ा घोटाला है अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए जैक की भी जो प्रिंटिंग है, जो तमाम चीजें जो क्वेश्चन पेपर आती है, इसकी भी जांच सरकार आगे करवा लेनी, तो इसके भी कभी ना कभी हम समझते हैं जो लोगों की आक्रोश फैलेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी 2 मिनट अपना मूल बात को रख दीजिए, सरकार का उत्तर करवाते हैं। जी अध्यक्ष महोदय, चलिए मैं आज अनुपूरक बजट पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। निसंदेह आज इस राज्य को कई काम अधूरे पड़े हैं, ऐसे में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मूल विषय मेरा है अध्यक्ष महोदय कि अभी जो वर्तमान में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार ने संज्ञान में लेते हुए हालांकि JPSC PT की 14वीं परीक्षा को रद्द किया है, लेकिन मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय यहीं से प्रारंभ होता है। छात्रों से वार्ता करने के बाद जब वो परीक्षा रद्द हुई, अध्यक्ष महोदय जिस व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अभय तिवारी, उसका सिलेक्शन JSSC CGL की परीक्षा से हुआ था। साथ ही साथ उनके लगभग 1 दर्जन रिश्तेदारों का सिलेक्शन इसी CGL की परीक्षा से हुआ था। उसने स्वीकारा है कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने करवाया है CGL के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, तो इसलिए मैं ये मांग करता हूं, जो छात्रों की मांग है उच्च स्तरीय जांच CBI जांच की, और साथ ही साथ CGL की परीक्षा को रद्द करने की। महोदय, उसमें सरकार का पक्ष ये है कि उसमें न्यायिक पेंच है। तो महोदय, मैं उस पर यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जब सरकार ED से वित्तीय लेन देन की जांच कराने का आग्रह न्यायालय से कर सकती है, तो मेरा मानना है कि न्यायालय के समक्ष CGL की परीक्षा को रद्द कराने के लिए भी अपना विचार प्रस्तुत कर सकती है। चलिए महोदय, थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, और एक सवाल आता है कि JPSC 1 और 2 कि उसकी जांच CBI ने की थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई। मैं आपको संज्ञान देना चाहूंगा कि जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार CBI ने इस मामले में वर्ष 2024 में ही राज्य सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। आज 2 साल बीत चुके हैं, राज्य सरकार ने अभियोजन नहीं भेजा है अध्यक्ष महोदय, और अभी फिलहाल लाठीचार्ज हुआ है। मैं आपसे ये मांग करता हूं कि उस लाठीचार्ज की जांच कराई जाए और जो दोषी आएंगे उन पे कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, समय है अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट आप बोले। तो हो गया है अब देखिए ना, अब जल्दी से करिए, माननीय सदस्य सरकार का उत्तर होना है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक छात्र कितनी मशक्कत के साथ तैयारी करता है, अपने गांवों से दूर होकर वो शहरों में पढ़ने जाता है, और महोदय अगर इसी प्रकार की हर एक परीक्षा में धांधली होगी, 40 लाख 50 लाख 60 लाख में सीटें बेची जाएंगी, बताइए आने वाले दिन कौन से माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। महोदय, मैं आपकी शालीनता की प्रशंसा करता हूं, लेकिन 4 पीढ़ी बाद शायद आपके भी जो समय के परनाती शरणार्थी होंगे ना सर, वह गुजरात की फैक्ट्री में होंगे और कहेंगे कि शायद अगर मेरे पूर्वज 1 करोड़ रुपया रखते हैं तो आज हम वीडियो या CEO होते। ये धांधली बड़े पैमाने पर इस राज्य में की जा रही है, बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य को बेचा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, TDPL द्वारा जितनी भी परीक्षाएं संचालित की गई हैं और अभय तिवारी का नाम जिन जिन परीक्षाओं में शामिल हुआ है, उन परीक्षाओं को तत्काल सरकार संज्ञान में लेते हुए अगर न्यायिक पेच है तो उस पर न्यायालय से अनुरोध करते हुए इसको रद्द करा जाए, मैं ये मांग करता हूँ। धन्यवाद। आप रात भर सोए और हम रात भर जागे आपके लिए। देखिए कहाँ जयराम जी सोए हुए हैं, वहीं थे, सरकार का उत्तर, गोल चक्कर में थे। सरकार का उत्तर माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट पर आज चर्चा के क्रम में जिन माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक जी, श्री राजेश कच्छप जी, श्री सुरेश पासवान जी, श्री अरूप चटर्जी जी, श्री जयराम जी ने अपने संबोधन के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है। क्योंकि ये अनुपूरक बजट है और वित्त मंत्री होने के नाते मेरा केंद्र बिंदु सिर्फ बजट के ऊपर होगा। बहुत सारी बात छात्रों के संग आंदोलन के बारे में बात चली, तो उस विषय पर सरकार प्रमुखता से सुदीप कुमार सोनू जी ने उत्तर कर दिया है, अपनी बातें रख दी हैं, विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ फोकस करूंगा जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके ऊपर।
महोदय, ये हम सबों को जानकारी है कि 26-27 का जो मूल बजट 1,58,560 करोड़ रुपए का, जिसमें योजना के लिए 1,891 करोड़ रुपए और स्थापना के लिए 57,669 करोड़ रुपए का ये बजट महोदय निर्धारित है। अब ये प्रथम अनुपूरक में 8,399 करोड़ 31,11,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, हम सभी जानते हैं कि जब सदन सत्र में नहीं रहता है तो बजट अनुमानों में यथासंभव सभी मदों पर व्यय के लिए उपबंध किया जाता है। फिर भी कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है, चाहे केंद्र सरकार की किसी योजना के लिए राशि का उपबंध किया जाता है या फिर मूल बजट में जो अनुमान में शामिल नहीं किया गया हो उस पर भी व्यय करना आवश्यक हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुपूरक बजट के माध्यम से बजटीय उपबंध किया जाता है। महोदय, लगभग 45 वर्षों से अनुपूरक बजट को मैं देखता आया हूं और सरकार अपने उत्तर को केंद्रित करती है सिर्फ जो अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि का प्रावधान किया गया है उनके कारणों को लेकर। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ये निर्देश है कि इस राज्य के अगर विकास की बात हम करते हैं तो हमारा वित्तीय प्रबंधन काफी सुदृढ़ और मजबूत हो, काफी पारदर्शी हो और इसी दिशा में आज वित्त विभाग हमारे सचिव के साथ साथ जितने भी पदाधिकारी हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं। महोदय, हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से सदन को कि विगत 4 महीने में मूल बजट की स्थिति क्या रही, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या रहा है 4 महीने में, हम लोगों ने कितने पैसे खर्च किए। बहुत सारांश में मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास विभाग में जो हम लोगों ने व्यवस्था की है 4,258 करोड़ 67 लाख रुपए, स्कूली शिक्षा में 971 करोड़ रुपए और इसी तरह गृह कारा आपदा में 490 करोड़ रुपए, पेयजल एवं स्वच्छता में 271 करोड़ रुपए। महोदय, मैं काफी विस्तार से ये बातें हैं मैं दे दूंगा और ये प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाए। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर विपक्ष होता तो वित्त मंत्री होने के नाते सरकार की तरफ से मैं विपक्ष से बात करता और उनसे पूछता कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद जो अनुदान की राशि हमें मिलनी चाहिए वो मात्र 0.73% हमें मिला और ये इसलिए भारत सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार इसलिए करती है कि यहां उसकी सरकार नहीं। महोदय, इसका एक उदाहरण मैं आपके माध्यम से सदन के सामने में रखना चाहता हूं। अभी भारत सरकार ने 1,09,019 करोड़ रुपए टैक्स डेवोल्यूशन का सभी राज्यों में बंटवारा किया। महोदय, बिहार को 10,845 करोड़ रुपए और इसी तरह मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपए, राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश को महोदय 19,208 करोड़ रुपए। ये वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी शासन में सत्ता में और झारखंड में हम सत्ता में उनकी पार्टी नहीं है तो हमें क्या मिला है महोदय? 3,660 करोड़ रुपया। हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार झारखंड के साथ किस तरह सौतेला व्यवहार कर रही है। महोदय, इस तरह कई ऐसे विषय हैं जो आज ये बता सकता है कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लगभग
21% है महोदय। जो हमें राजस्व मिला है वो लगभग 25-26% रेवेन्यू कलेक्शन है। और एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पहले 4 माह के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट होना चाहिए, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टारगेट होना चाहिए, ये राज्य उस दिशा में बढ़िया काम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण महोदय नीति आयोग ने प्रशंसा की है कि झारखंड देश के उन चंद राज्यों में से एक है जहां का वित्तीय प्रबंधन मजबूत है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। महोदय, मैं जानता हूं कि बाहर का क्या दृश्य हो रहा है, इसलिए मैं खुद चाहूंगा कि सरकार के वक्तव्य बहुत सारांश में मैंने सदन में प्रस्तुत किया है और मैं खुद चाहता हूं कि सरकार के वक्तव्य के बाद आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त की जाए। और इसी कारण ये जो भी हमने तैयार किया है उत्तर, ये मैं दे देता हूं, जो प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित भाग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 21 करोड़ 75 लाख रुपए की अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। प्रश्न यह है कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन प्रभाग 5 लाख, भवन निर्माण विभाग 2 करोड़ 5 लाख, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग 86 करोड़ 77 लाख 65 हजार, मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग, निगरानी प्रभाग 1 करोड़ 25 लाख 50 हजार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, नगर विमानन प्रभाग 27 करोड़ 7 लाख, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग, सहकारिता प्रभाग 4 लाख, ऊर्जा विभाग 1 करोड़ 43 लाख 57 हजार, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 91 लाख, वित्त विभाग 5 करोड़ 69 लाख 58 हजार, वित्त अंकेक्षण 23 लाख 79 हजार, वाणिज्य कर विभाग 8 करोड़ 85 लाख 20 हजार, खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामला 32 लाख 92 हजार, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग 23 करोड़ 55 लाख, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग 2 अरब 18 करोड़ 16 लाख 90 हजार, गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग गृह प्रभाग 1 अरब 44 करोड़ 16 लाख 93 हजार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 16 करोड़ 95 लाख 50 हजार, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त 59 लाख 49 हजार, श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग 1 करोड़ 99 लाख 66 हजार, विधि विभाग 29 करोड़ 54 लाख, खान एवं भूतत्व विभाग 1 अरब 73 करोड़ 65 लाख, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग 22 लाख 24 हजार, मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग संसदीय कार्य प्रभाग 20 लाख, विधानसभा 1 करोड़ 45 लाख, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग कार्मिक प्रशासनिक सुधार प्रभाग 33 करोड़ 20 लाख 77 हजार, योजना एवं विकास विभाग 20 लाख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 2 अरब 71 करोड़ 61 लाख 4 हजार, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राजभाषा प्रभाग 1 लाख, राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग निबंधन प्रभाग 2 करोड़, गृह कार्य आपदा प्रबंधन विभाग आपदा प्रबंधन प्रभाग 4 अरब 90 करोड़ 68 लाख 69 हजार, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग 16 करोड़ 29 लाख 11 हजार, पथ निर्माण विभाग 4 लाख, ग्रामीण विकास विभाग 42 अरब 58 करोड़ 67 लाख 35 हजार, स्कूली शिक्षा 15 लाख, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस 66 करोड़ 52 लाख 50 हजार,
पर्यटन कला संस्कृति 36,76,15,000, नगर विकास एवं आवास विभाग 20,20,94,000, जल संसाधन विभाग 18,06,25,000, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग 91,24,50,000, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा प्रभाग 50,72,000, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग डेयरी प्रभाग 7,06,24,000, ग्रामीण कार्य विभाग 8,85,83,00,000, पंचायती राज विभाग 2,44,80,00,000, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग 25,05,67,000, स्कूली शिक्षा साक्षरता प्रभाग 9,46,03,95,000, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 14,79,10,000 से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि यहाँ के पक्ष में बहुमत है, यहाँ के पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृति हुआ, मांगे स्वीकृति हुई। झारखंड विनियोग संख्या 03 विधेयक 2026 प्रभारी मंत्री वित्त। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 03 विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री वित्त। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 03 विधेयक 2026 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 3 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 एवं खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। प्रभारी की प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 03 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड विनियोग संख्या 03 विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 11 अगस्त 2026 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।